कोई एक 18-19 साल का लड़का था, उसने बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स टच करते हुए वीडियो बना ली और पॉर्न साइट्स पे बेच दी। आपकी बातें मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रही है। चॉकलेट दे के बच्चों के साथ रेप होते हैं। प्लीज आप बच्चे के साथ आप बैठो, उसको समझो, उसकी बात तो सुनो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जिसके साथ रेप हुआ है एक्चुअल में वो कैसे उसको केस फाइल करे और दूसरा क्या सबूत दिखाए। आप वॉशरूम ना जाएं, यूरिनेट ना करें तो बेटर है। कपड़े चेंज ना करें, नाखून ना काटें, बाल ना बनाएं। तो क्या इंडिया में विमेन सेफ है? आई थिंक इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में विमेन सेफ नहीं है। गॉडेस तो खैर अब दूर की बात रह गई है, एक इंसान ही समझ लें सबसे पहले। फॉलो करना और मना करने के बाद भी पीछे जाना, तो अगर ये किसी के साथ हुआ देन व्हाट नेक्स्ट? आप सीधा एक्शन ले सकती हैं कि अभी कोलकाता केस में क्या हुआ, किस तरीके से ब्रूटली रेप हुआ है, या निर्भया का रेप कितना ब्रूटल रेप था। सो दिस इज व्हाट ब्रूटैलिटी इज, व्हाट इट शोज योर मेंटालिटी। लोग समझते हैं कि अरे ये कानून, ये जस्टिस नहीं हो रहा, इन्होंने क्या जजमेंट दे दिया, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी देश चलता है। क्या आपने कभी किसी डॉक्टर को बोला है कि इस तरीके से ऑपरेशन नहीं होता? कहीं पर भी मीडिया एज फोर्थ पिलर डिस्क्राइब नहीं है। वो उसको बोल देते हैं कि हाँ ये ही रेपिस्ट है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मीडिया को एटलीस्ट जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मर्द और औरत इसीलिए अलग है क्योंकि नेचुरली वो अलग है। उसके दिमाग में जो कंफ्यूजन, जो केमिकल लोचा नहीं होना चाहिए वो भी होगा। जस्ट गो एंड स्लीप विद दिस गर्ल। आप देखना, गूगल करके देखना, बिकॉज ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और आज भी लड़कियां छोटे कपड़े पहन के आती हैं, सो दे आर जस्ट इनवाइटिंग मेन। लॉ बनाया ही आपकी प्रोटेक्शन के लिए गया है ना। So what do you think about marital rape? Oh my God, this is controversial. लिव इन रिलेशनशिप का एवोल्यूशन ऐसे ही हो रहा है। Is this legal? इट इज नॉट इलीगल। मर्दों को बहुत वो होता है कि हमारे लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक लॉज नहीं है एंड एवरीथिंग। भले ही आपका इंटेंशन ना हो, मैं आपको बताती हूँ, मगर आई कैन कंप्लेन। जो हॉकर्स है, ये जो देख रहे हैं, इन्हें सब पता है कि हमें किस पे टारगेट करना है, किस पे नहीं। आप सोच नहीं सकते कितना नुकसान वर्ल्ड वाइड हुआ है। आपने आई थिंक वो पुणे वाला केस देखा होगा, क्रैश हो गया था गाड़ी से एंड फिर वो जो अक्यूज था उसको बोला था कि तुम ये लिख के लेके आओ, समथिंग लाइक दैट हैपेंड, है ना, जहाँ पे वो उसका बहुत मजाक उड़ाया गया था। पैसों से भी बात बनाई जा सकती है। लोगों ने अगर बोलना बंद नहीं किया, ये जाएगा केस एंड जस्टिस होगा। उनकी गवाही ही काफी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था। क्रूएलिटी पे ना पूरे के पूरे खानदानों को वो कर देते थे, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम रेप की बात करें, फॉरगेट अबाउट मोरालिटी, फॉरगेट अबाउट सोसाइटी क्या कहेगी, कुछ भी क्या कहेगी, गलत हुआ है, स्टेप लो। स्टेप यही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो ये स्पा कल्चर जो आजकल आ गया है, इसके क्राइटेरियाज और लॉ में इसकी पनिशमेंट क्या है? स्पा सेंटर से क्या हुआ, जो भी एक्टिविटी हुई, ठीक है, वो रिकॉर्ड कर ली गई। तो आपने उस टाइम तो पैसा लिया ही लिया। वो वीडियो फुटेज उस क्लाइंट को दिखा के बार बार ब्लैकमेल करके पैसा लिया, तो वो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट शुरू हो गया। एक जो वुमेन है या जो एक मैन है, शादीशुदा है, बट वो मैन जाके दूसरी महिला के साथ लिव इन में रह भी सकता है। हमेशा से एक मर्द की काफी सारी औरतें रही हैं। फैमिलीज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। क्राइम पेट्रोल देखना, एक टाइटल है कानून के बारे में, बोला जाता है कि कानून अंधा है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप सबसे पहले आवाज उठाने वाले बने। If you're staring that woman for a longer period and it is making her uncomfortable, you can complain about it. Okay. किसी भी चीज के लिए पनिशमेंट तभी होती है ना जब आप बोलो, कंप्लेन तो करो, जाओ तो सही कि बोलो तो मेरे साथ गलत हुआ है। जब आप चुपचाप बैठे हो, सब सह रहे हो, तो फिर who will take the responsibility? नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेत्र। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं एक ऐसे शख्स से जो कि सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सर्वोच्च अदालत में एक एडवोकेट है। आपके लिए कानून में यानी कि हमारा जो लॉ है वो आपको सुरक्षा दे रहा है, लेकिन आपको उसको जानने की ज़रूरत है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं त्रिशला मलिक के साथ, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। हेलो मैम, आप कैसे हैं? सबसे पहले बताइए। हाय सपना, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई एम वेरी वेल। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। सो मैम, जैसे कि हम आज बात करने के लिए बैठे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट हैं, तो बीइंग एन एडवोकेट आपको क्या लगता है? वी आर मीडिया, ट्रू। सो हम लोग कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन है सोसाइटी का। तो जब हम बात करते हैं मीडिया की, और अगर हम कुछ भी ऐसे क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कई केसेस खराब हो जाते हैं मीडिया ट्रायल्स की वजह से।
तो जब हम मीडिया ट्रायल्स की बात कर रहे हैं तो कई ऐसे लॉज होंगे, क्या एक बीइंग एन एडवोकेट आपको लगता है कि मीडिया को ये पावर है और ये गवर्नमेंट और ये जो हमारा लॉ उनको पावर देता है कि आपके पास इतनी लिमिटेशंस है, आप इसके अंदर बताइए जिससे कि केस भी खराब ना हो और जो एक केस की जो सिंसियरिटी है वो भी बनी रहे, तो क्या है जो लॉ हमें प्रोवाइड करता है एज अ मीडिया? वेरी वेल सपना, देखिए अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो पूरा हिंदुस्तान 3 पिलर्स पे खड़ा हुआ है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स, आ जाते हैं पुलिस व्यवस्था, आईएएस व्यवस्था आ जाती है। जुडिशरी हम सब जाते हैं, कोर्ट्स आ जाते हैं। लेजिस्लेशन में हमारे पार्लियामेंट आ जाता है, हमारे नेता आ जाते हैं। अब क्या होता है ना, धीरे धीरे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है तो एक चौथा पिलर भी हमारे साथ जुड़ गया है जिसे हम मीडिया कहते हैं, फोर्थ पिलर की तरह। लेकिन कहीं पर भी मीडिया एज फोर्थ पिलर डिस्क्राइब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मीडिया भी इवॉल्व हुआ है कंट्री के साथ। तो मीडिया जहाँ पे पहले हम देखते थे कि सिर्फ फैक्ट्स बताए जाते थे, दूरदर्शन जैसे चैनल पे सिर्फ एक न्यूज़ रीडिंग होती थी कि समाज में क्या हो रहा है, उन्होंने वर्ड टू वर्ड वो बताया। अब मीडिया क्या करती है, दे बिकम देयर ओन जजेस, है ना। काफ़ी बार हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। एक एंकर जिसे न्यूज़ रीडिंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो टेक्निकली अपने आप को एक जज बना के बैठा हुआ है एंड वो सोसाइटी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, जबकि सोसाइटी को उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जानना है। अब क्या होता है ना कि जब कोई भी इंसान सामने बैठ के न्यूज़ देख रहा है एंड पॉपुलर न्यूज़ चैनल्स देखता है कि जिसकी एक इमेज क्रिएट है सोसाइटी में, अगर उसमें से किसी को एंकर को देखता है तो कह देता है कि हाँ ये जो बोल रहा है यही सही है, जबकि ऐसा नहीं होता। कभी कभी वो एंकर ने भी अपना होमवर्क नहीं किया होता है, कभी कभी उसको भी फैक्ट्स नहीं पता है एंड ये लोग काफ़ी बार हमने देखा है कि ऐसा करते हैं कि इन बिटवीन अगर कोई केस चल रहा है, से सपोज एक रेप का केस चल रहा है, तो जहाँ पे एक हल्ला हो गया कि हाँ ये रेपिस्ट है, ये अक्यूज हो सकता है, वो उसको बोल देते हैं कि हाँ ये ही रेपिस्ट है, जबकि जुडिशरी ने उसको वो क्लियर चिट नहीं दिया है कि ये अक्यूज्ड है या ये विक्टिम है, ये असली में यही विक्टिम है या इसके साथ 10 और विक्टिम्स थे। दे आर वेरी टेक्निकल पॉइंट्स, लेकिन मीडिया को उन टेक्निकल पॉइंट्स की जानकारी नहीं होती है, बट वो इतने अच्छे से एक मैनिपुलेशन, एक पोर्ट्रेयल के साथ सोसाइटी में अपनी बात रखते हैं कि कोई भी जो उनकी बातें सुनता है ना, वो एक क्लियर इमेज बना लेता है कि हाँ जो इन्होंने बोला वही सच है। आप कोई भी हाई प्रोफाइल केस उठा के देख लीजिए, एक होता है जो आपका जुडिशरी में ट्रायल चल रहा है, एक होता है जो आपका मीडिया में ट्रायल चल रहा है। मैं सुशांत सिंह का केस लेती हूँ, आज तक भी आई थिंक एक मिस्ट्री बना के रखी गई कि उसका मर्डर हुआ है, वो एक प्रेशर में था, किसी गैंग वालों ने उसका मर्डर कराया, या जो ये डायरेक्टर्स का गैंग था इन्होंने मर्डर कराया, प्रोड्यूसर्स का गैंग था उन्होंने उठवाया। लेकिन आज तक भी अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ऑन पेपर्स देखा जाए तो वो सुसाइड ही है ना। और अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं या जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं सुशांत की एंड जो भी बैकग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक आई थिंक वो एक सुसाइड ही है, लेकिन मीडिया ने उसके 100 सेगमेंट्स सोसाइटी को दिखा दिए, है ना। और आज भी मतलब मैं देखती हूँ यूट्यूब पे वो रील्स चल रही होती हैं, सुशांत का केस दोबारा से रिक्रिएट किया जाता है कि इसके साथ ऐसा हुआ था, ये इतना परेशान था, ये ड्रग्स में था, इसके चलते हमने रिया को ब्लेमिंग करी, उसको एक विलेन, एक विक्टिम भी बनाया, उसको एक विलेन भी बनाया। तो इस तरीके से बहुत सारे पहलू मीडिया ने दिखाए, जबकि रियलिटी कुछ और हो सकती है। डिप्रेशन का तो किसी को नहीं पता ना, अब कि कौन कितना डिप्रेस्ड है या क्या है, क्या पता उसने जेन्युइनली जाके सुसाइड करा हो, बट मीडिया ने दिखाया कि नहीं ऐसे था वैसे था, उसके साथ ये दुश्मनी थी, उसके साथ ये गलत हो रहा था, रिया ने उसको धोखा दिया, XYZ थिंग्स। तो इसलिए आप जो भी टीवी पे देखते हैं वो हमेशा सच हो ये ज़रूरी नहीं है। और यूट्यूब जैसे जो अब प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब तो चलिए फिर भी बहुत स्क्रूटनी के साथ चलता है, मैं बोलूँगी जहाँ पे भी रील कल्चर है, इंस्टाग्राम फेसबुक जैसी जगह पे, यहाँ पे लोग बैठे ही हैं फेक चीज़ें बनाने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए।
क्योंकि ये फेक चीजें क्या है ना, ये दिस इज नॉट एजुकेशनल या इंफॉर्मेटिव, दिस इज मेयर एंटरटेनमेंट। लोगों को देखने में मजा आता है कि किस तरीके से सेल्फी लेते हुए लोग गिर गए, जबकि आपको नहीं दिखा सकते, आप नहीं दिखा सकते उन सब चीजों को, है ना। कि कभी से सपोज अगर आप मणिपुर वाला इंसिडेंट भी देखेंगे तो वो जो परेड करती हुई लेडी है, सबके सामने इसको दिखाया गया, एवरीबडी नोज इट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया था, आप इसको नहीं दिखा सकते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। किस अथॉरिटी से मीडिया इन सब चीजों को दिखा रही है? तो इसलिए क्या होता है ना कि इंसान तो जो देखेगा वो उसको लगेगा यही सच है। जो पोर्ट्रेल कोई भी बांधेगा, अगर मैं भी कुछ अपने बारे में बोल दूं कि ऐसा है वैसा, तो शायद सामने वाला जो भी मुझे सुन रहा है वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो जहां तक आपने मुझसे पूछा कि कोई भी केस होता है या इस तरीके से मीडिया अपना ट्रायल करता है, ये गलत है। मीडिया का काम है जो फैक्ट्स उनको दिए गए हैं शायद वो दर्शकों तक पहुंचाना, अपनी जो भी आपकी जो ऑडियंस है उनको सिर्फ एज इट इज फैक्ट्स बताना या एज इट इज हैपनिंग बताना। उसमें आप मिर्च मसाला लगा के जो भी क्रिएट करके एक हाइप क्रिएट करना चाहते हैं सोसाइटी में, आप नहीं समझते कि काफी लोगों का उससे नुकसान हो सकता है। काफी बार हमने देखा सपना जी कि लोगों को अक्यूज बोल दिया जाता है जबकि कानून उन्हें बोलता है कि अक्यूज था ही नहीं। अब मीडिया ने उसकी इतनी पब्लिसिटी कर दी कि यही है, इसी ने किया है, इसी ने किया है। आप ये नहीं समझते कि उसके और उसकी फैमिली पे क्या बीतती होगी। वो सोसाइटी का भी तो एक पार्ट है ना। और आपको किसने राइट दिया है कि आप ब्लेमिंग करें उनकी, है ना? या आपको किसने राइट दिया है कि आप जाके उनकी फैमिली के अंदर उनसे पूछताछ इतनी ज्यादा करें, एकदम कुरेद कुरेद के सारी इंफॉर्मेशन निकाले? वेयर इज द प्राइवेसी? कानून तो ये कहता है ना, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू लाइफ है, तो ये कहाँ जाती है? अगर अक्यूज भी है, मैं मानती हूँ चलिए वो बहुत बड़ा मर्डरर है, क्यों आपको ये चीजें दिखानी है, हर एक चीज दिखानी है जो जनता को नहीं जाननी चाहिए? आप बताओ कि हाँ इस पे आरोप लगे हैं, लेकिन ये केस जुडिशरी में चल रहा है, तो जब तक एक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक हम सिर्फ इतने फैक्ट्स बताएंगे। आपने ऑलरेडी उस पर ब्लेमिंग कर दी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मीडिया ने बहुत ज्यादा ओवर हाइप करके सोसाइटी में डाला हुआ है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा मनी मेकिंग इस तरीके से हो रहा है सोसाइटी में कि कोई भी केस को ओवर हाइप कर देना एंड उसके 10-12 पहलू जनता तक दिखाना जो नहीं भी हैं, शायद वो सेल्फ क्रिएटेड भी होते हैं काफी बार। ऐसा भी करती है मीडिया। एंड काफी बार देखा गया है कि वर्ड्स को मैनिपुलेट करके कोई वर्ड किसी सेंटेंस में लगा देना, इस तरीके की चीजें भी मीडिया में होती हैं। ये गलत नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मीडिया को एटलीस्ट जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अपना उनका जो काम है लोगों के सामने जो सच लाना है वो करें, एक जो फैक्ट्स का रीडिंग है वो करें, उसको एंटरटेनमेंट का माध्यम ना बनाएं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं उन सब चीजों से। तो बीइंग एन एडवोकेट, आपको कोई ऐसे लॉज पता है जिसमें कि आपको मीडिया को इतनी लिमिटेशंस के साथ फ्रीडम है कि आप इतना दिखाएंगे और उससे ज्यादा आप नहीं दिखा सकते? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो एक बहुत वास्ट स्कोप बन जाता है मीडिया का कि मीडिया कहीं पे भी जा सकती है, कहीं पे भी कुछ भी कर सकती है। तो इसमें क्या है ना कि कोई भी इंडिविजुअल जिसके साथ मीडिया ने कुछ गलत किया है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी है, वो मीडिया के ऊपर बहुत इजीली एक्शन ले सकते हैं। से सपोज डेफेमेशन है, मीडिया के ऊपर बहुत सारे डेफेमेटरी केसेस चलते आ रहे हैं जिसमें उनको हैवी पेनल्टी देनी पड़ती है ना। अब क्या होता है कि से सपोज कोई भी फूड प्रोडक्ट है, एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी फूड प्रोडक्ट है, तो मीडिया ने बोल दिया कि ये गलत है, ये ऐसा है, हिंदुस्तान में नहीं चलना चाहिए, जबकि मेडिकली वो फिट है हिंदुस्तान में होने के लिए, है ना। उसका पूरा स्क्रूटनी करी गई है और सब कुछ है, वो कंपनी भी सही है, सब कुछ क्लियर आ गया है, जुडिशरी ने भी क्लियर चिट दे दी है, और मीडिया ने लेकिन उसको ओवर हाइप बना दिया कि ये गलत है, बच्चे इसे खा रहे हैं, उससे मर रहे हैं, कैंसर हो रहा है, XYZ चीजें हो रही हैं। तो वो कंपनी बहुत इजीली इन पे डेफेमेटरी वो लगा सकती है, जबकि क्लीन चिट मिल चुकी है जुडिशरी से, है ना। तो इसलिए क्या होता है ना, जुडिशरी भी ये कहती है कि टाइम टू टाइम बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आपको कैसे पोर्ट्रे करना है। आप किसी को भी हार्म नहीं कर सकते मेंटली, फिजिकली। किसी भी
न्यूज़ की वजह से अगर आपके मेंटल स्टेटस पे बहुत ज़्यादा हार्म पड़ रहा है कि और इस कैपेसिटी में कि वो इंसान शायद सुसाइड करना चाहे या समथिंग लाइक दैट, आप उस लेवल पे जाएंगे तो आप लाइबल होंगे। ओके। आप भले ही आप अपना काम कर रहे हैं, अपने मनी मेकिंग कर रहे हैं, अपनी समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई इंडिविजुअल इस हद तक हार्म हो रहा है, आप लाइबल होंगे। इसलिए हम भी बहुत बार ऐसे हुआ है कि हमने भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी एंड इनफैक्ट न्यूज़ चैनल्स पे भी एंड यूट्यूब पे तो भरे पड़े ना सेल्फ एंकर्स और वो सब, इन पे सब पे बहुत सारे कार्रवाइयाँ की है, लीगल नोटिस भेजे हुए हैं और चल रहे हैं केसेस। ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाते हैं, रफा दफा हो जाते हैं, बिल्कुल चलते हैं केसेस और उनको हैवी पेनल्टी देनी पड़ती है अगर ये समाज में कोई भी झूठ बात बता रहे हैं जिनका इनके पास कुछ चिट्ठा नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई डेटा नहीं है। अगर आप झूठ समाज में पहुंचा रहे हैं तो आप लाइबल होंगे और वो हैवी पेनल्टी भी हो सकती है और किसी किसी सिचुएशन में जेल तक भी हो सकती है। ओके। जैसे अगर हम बात करें, आपने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे केसेस देखी और क्राइम अगेंस्ट वुमेन इस टाइम पे एक इतना हॉट डिबेटेड टॉपिक है जो अगर आप मीडिया बोलेंगे, मीडिया से लेके हर सेक्टर में आपका बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है। करेक्ट। फिर वो सोशल मीडिया हो, डिजिटल किसी भी तरीके का प्लेटफॉर्म हो, वो हर जगह हाईलाइटेड है। तो अब अगर मैं आज के सिनेरियो में आपसे पूछना चाहूँ तो क्या इंडिया में विमेन सेफ है? आई थिंक इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में विमेन सेफ नहीं है, नंबर 1। क्यों, मैं ये बता देती हूँ। क्या हुआ ना, विमेन को टाइम टू टाइम आई थिंक एक एंटिटी की तरह देखा गया है ना, कि दिस पर्सन या दिस क्रीचर, मैं बोलूंगी विमेन छोड़ दीजिए, दिस क्रीचर इज मेड टू डू दीज जॉब्स। से सपोज घर का काम, घर संभालने का काम है ना, या फिर बच्चे पैदा करने का काम, या फिर एक मैन को सेटिस्फाई करने का काम। तो दे हैव बीन पोर्ट्रेड लाइक दिस एंड स्टिल मैं ये आज भी बोलूंगी, हर सोसाइटी में, चाहे वो एक स्लम एरिया से लेके एक हाई प्रोफाइल वेल्दी रिच पीपल की सोसाइटी हो, हर सोसाइटी में कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशन विमेन के साथ होती ही है एंड आज भी विमेन को उसी कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये जो मानसिकता है ना, ये आज की नहीं है, बहुत टाइम की है ना। और मैं नहीं जानती कि एंशियंट टाइम में क्या हुआ, मैं वहाँ नहीं थी, जितना भी है हम बुक रीडिंग से ही पता कर सकते हैं, या विमेन को गॉडेस मानना चाहता था या ये है। हम आज के टाइम पे जी रहे हैं, आज के टाइम पे तो वो सुरक्षा है नहीं। गॉडेस तो खैर अब दूर की बात रह गई है, एक इंसान ही समझ लें सबसे पहले। और क्यों मैं ये कह रही हूँ कि इंसान नहीं समझते, कि किस तरीके से आप एक विमेन की हालत कर देते हैं, चाहे उसको फिजिकल टॉर्चर करना हो, चाहे उसको मेंटल टॉर्चर करना हो, उसको आप वर्क प्लेस में सिचुएशन इतनी खराब कर देते हैं कि वो बेचारी, उसको नौकरी छोड़नी पड़ जाती है ना। आपने देखा कि अभी कोलकाता केस में क्या हुआ, किस तरीके से ब्रूटली रेप हुआ है, या निर्भया का रेप कितना ब्रूटल रेप था। सो दिस इज व्हाट ब्रूटैलिटी इज, व्हाट इट शोज योर मेंटालिटी, कि मेरी पावर है और मैं वो पावर तुम्हारे ऊपर झाड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि आई एम दैट पावरफुल पर्सन एंड यू आर नॉट अ पावरफुल पर्सन। तो ये सालों से चली आ रही है एंड आज भी है। और मैं ये भी कहूंगी कि फॉरगेट अबाउट एजुकेशन, हम सिर्फ बोल सकते हैं कि एक एडुकेटेड पर्सन ऐसे नहीं कर सकता, वैसे नहीं कर सकता, वो भले ही सोसाइटी में यस मैडम और जी मैडम कर रहा है, लेकिन घर पे जाके वो अपनी बीवी के साथ भी सेम चीज़ कर रहा है, सेम चीज़ कर रहा है। जैसे आपने बोला भी कि जैसे हम गॉडेस की तरह पूछते हैं, एक्चुअल में सही में सोसाइटी में ये सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। 2 दिन की देवी, 9 दिन की देवी, और उसके बाद वापस से कोई निर्भया, कोई दामिनी बन जाती है। तो जब हम इसी बारे में बात करते हैं तो उसकी जड़ समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर मैं जड़ की बात करूं तो सबसे पहले शायद वो गली मोहल्ले में से शुरू होता है, बचपन से, जिसके लिए रोका टोका ही नहीं जाता। या फिर आप खुद अगर लड़की भी हैं, हमारे साथ भी पता नहीं कितनी बार हुआ होगा, शायद हमने भी इग्नोर कर दिया होगा कि कोई सीटी बजा रहा है तो उसको छोड़ दिया। तो जो ये ईव टीजिंग है, जो कमेंट, फॉल्स कमेंट पास करना है, ये सब चीज़ें जहाँ से शुरू होती हैं, ये एक बेसिकली रूट है, नींव रखती है। किसी भी जैसे मकान की नींव रखनी है तो वो एक बेस देता है उनको। तो यहीं पर अगर रोक दिया जाए
तो शायद वो आगे जाके हिम्मत ना करे कि मैं किसी पर हाथ उठाऊं या किसी को पकड़ूं। तो इस चीज के लिए लॉज में बहुत सारे चीजें, पनिशमेंट भी है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। गलती छोटी है तो शायद पनिशमेंट भी छोटी है। तो उस पनिशमेंट के बारे में मैं जानना भी चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि लोगों को भी पता हो कि ऐसी कोई पनिशमेंट भी है कि आप अगर किसी को सीटी भी बजा रहे हैं तो आपको पनिशमेंट सजा हो सकती है, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो आपको जाके फिजिकली आपको जेल में रखा जाए। देखिए, अगर हम सोसाइटी की बात करें सपना, तो बहुत सारे पहलू आ जाते हैं। अगर आप एक मेल चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो बच्चे को बड़ा कौन कर रहा है? उसके पेरेंट्स कर रहे हैं। अगर आप बचपन से ही बच्चे को बता दें कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे आपको ट्रीट करना है दूसरे इंसान को, तो शायद वो समझे कि जिस तरीके से मैं इस धरती पे आया, जितनी मेरी अहमियत है उतनी ही साथ वाले की भी अहमियत है ना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। अच्छा, फीमेल्स के साथ हमें हमेशा से अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि थोड़ा सा और जेस्चर मेंटेन करके रखें, है ना, थोड़े और काइंडनेस दिखाएं, क्योंकि वो फीमेल है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज फीमेल को थाली पे सजा के रख रहे हैं। दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। आई एम ट्राइंग टू से कि आप जितना जेनरस हो सकते हैं, बिकॉज शी हैज अ स्पेसिफिक बॉडी, शी हैज अ स्पेसिफिक मेंटालिटी, her hormones, her emotions are specific, very different to what a man has, है ना। मर्द और औरत इसीलिए अलग है, क्योंकि नेचुरली वो अलग है, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी कैपेसिटी अलग है, या वो लिखने में अच्छे हैं या बुरे हैं या समझाने में, वट एवर, दैट इज सेकेंडरी। लेकिन बाय नेचर, बाय बायोलॉजी अगर आप देखें तो अलग बनाया गया है, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। और अगर आप इसमें एक्स्ट्रा वो डालें कि नहीं मैं तो मर्द हूँ, I am more powerful. You may be powerful physically, but not mentally. I don't think so. Number one. तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो चीज आपने बोली, harassment and teasing and everything like that, this is a mentality जो बचपन से ही कहीं ना कहीं वो बच्चे ने देखी है। शायद घर में देखी है, आस पड़ोस में देखी है, शायद उसने अपने फादर को देखा है कि वो किस तरीके से अपनी मदर को ट्रीट कर रहे हैं, या उसके घर में उसकी सिस्टर के साथ क्या ट्रीटमेंट था। उसकी सिस्टर अगर स्कर्ट्स पहनना उसको अलाउ नहीं था, तो वो जब बाहर जाएगा तो वो यही सोचेगा ना कि इस लड़की ने स्कर्ट पहनी है, कुछ अलग दिख रहा है, या उसके दिमाग में जो कंफ्यूजन, जो केमिकल लोचा नहीं होना चाहिए वो भी होगा, है ना। अब इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे वो डेवलप होते हैं, साथ में आता है पीयर ग्रुप। आपके स्कूल के मेट्स होते हैं, आपके कॉलेजेस के मेट्स होते हैं, हर इंसान हर अलग अलग जगह से आता है, साथ में पढ़ता है, अलग मेंटालिटीज लेके आता है, तो बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एक दूसरे से, है ना। अगर कोई अच्छा सीधा साधा बच्चा भी है ना, कोई लड़का भी है जो बहुत इज्जत करता है, अगर सामने वाला भी कहते हैं ना यार तू क्या यार, just go and sleep with this girl, or just hang out, sleeping तो चलो दूर की बात है, इसको गर्लफ्रेंड बना लो या hang out with her, or you should, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसको भी वो लोचा आएगा कि यार if he is doing, इसकी 4 गर्लफ्रेंड है तो मेरी तो एक भी नहीं है, मैं लैक कर रहा हूँ क्या, अपने पे ही उसको क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे ऐसे करके ना साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है। आप देखना, आज से कुछ साल पहले, ज्यादा भी नहीं, हरियाणा में एकदम फीमेल्स थी ही नहीं, ट्रैफिकिंग हो के फीमेल्स को लेके आया जाता था, नॉर्थ ईस्ट से विमेन को लेके आते थे। एंड हमने इनफैक्ट थीसिस भी की है, हमारे पास केसेस भी होंगे पुराने, जहाँ पे एक महिला होती थी घर में और 4 हस्बैंड्स होते थे उसके। यस, और ये हरियाणा जैसी जगह पे, और जहाँ बहुत एकदम रूरल एरिया है ना, जहाँ पे बच्चियों को तो आपने तभी मार दिया। कितने टाइम पहले की बात है ये? आप देखना, गूगल करके देखना, बिकॉज ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और आज भी जो एकदम इंटीरियर्स ऑफ प्लेसेस है ना इंडिया के, वहाँ होता है ये सब। एंड इनफैक्ट हमारे पहाड़ पे ये प्रथा है, जो वो पांचाली प्रथा है, जौनसार बाबर साइड में, है ना, जहाँ पे एक महिला होती है एंड उनके 4 हस्बैंड्स होते हैं, फॉर वेरियस रीजन। एक तो प्रॉपर्टी का रीजन हो जाता है, और फिर कम्युनिटी में शिफ्ट नहीं करना चाहते। उनको जो डीएनए होने चाहिए वो स्पेसिफिक वो होना चाहिए, कि इसी औरत से बच्चे जन्मे हुए बच्चे। बट आप ये नहीं देख रहे कि आप उसका यूज कर रहे हो, वो भले ही अपने कंसेंट से जा रही है, बट अल्टीमेटली शी इज अ ह्यूमन बीइंग। सो व्हाट मेंटालिटी आर यू कैरिंग? अगर वो शायद अगर आज से 20-25 साल पहले स्टॉप हो जाता तो आज भी स्टॉप हो जाता, लेकिन आज भी हो रहा है।
आज भी कम्युनिटीज में ये हो रहा है, भले वो इतना पॉपुलर ना हो बट हो रहा है। और वो एक्सक्लूडेड है लॉ से Excluded बिकॉज वो है law से। कम्युनिटी है, स्पेशल कम्युनिटी है। एग्जैक्टली एंड बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी हैं जो हमारे लॉ में काउंट नहीं की जाती हैं क्योंकि उनको अपना, वो कहते हैं ना, एक धरोहर बचा के रखना है, दैट्स व्हाट दे से। बट अल्टीमेटली आई रियली फील सपना कि वो भी सेम चीजों से बना हुआ एक इंसान ही है ना। और आज ठीक है, आपने अपनी कम्युनिटी सोसाइटी के लिए उसको कैसे भी आपने बना लिया, बट वो भी एक इंसान है एंड एक लिमिट तक ही वो झेल पाएगा या कुछ कर पाएगा। तो रही बात, वापस आ जाते हैं अपने हरासमेंट या मोलेस्टेशन पे। क्या होता है ना, तो जहाँ पे हमने मेंटालिटी और इन सब की बात आई, अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टी में गई एक रैंडम लड़की है और यही लड़का है जिसका पीयर ग्रुप उसको परेशान कर रहा है। अब इसने जाके उस विमेन को बोल दिया कि चलो मेरे साथ, आई वांट टू स्लीप विद यू। दिस इज व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ हरासमेंट, दिस इज अ काइंड ऑफ मोलेस्टेशन। भूल जाइए वो सीटी मारना, आजकल नहीं दिखता इतना कि वो सीटी मार रहे हैं या कुछ है, दिस इज अ काइंड ऑफ हरासमेंट, है ना। एंड ठीक है, उसने मना कर दिया कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एंड देन यू आर फॉलोइंग हर, यू आर स्टॉकिंग हर, यू हैव टेकन हर नंबर फ्रॉम समवेयर और आप उसको स्टॉक कर रहे हो, आप उसको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो। व्हाट इज दिस? दिस इज हरासमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ, ऐसे मना करा, मना किया, मैं आपको सिचुएशन के थ्रू बताना चाहती हूँ। ऐसे मना किया एंड सडनली दैट बॉय जस्ट ग्रैब्स हर हैंड, दिस इज मोलेस्टेशन। With whose permission did you touch her? क्या उसने अलाउ किया? नहीं किया। वो उसकी ह्यूमन बॉडी है ना, आपका क्या हक बन रहा है वहां पे जाने का? मना कर चुकी है ना वो, उसके बाद भी आप पीछे पड़ रहे हो। सो दीज आर द सिचुएशंस व्हिच आर हैपनिंग। अगर आप देखो ना, गुड़गांव और हरियाणा में ना बहुत ज्यादा इस तरीके के केसेस आते हैं, पब कल्चर केसेस। बैंगलोर में अभी रिसेंटली कितना हाइप हुआ था कि पब में ये हो गया, वो हो गया। मुंबई रेव कल्चर वहां पे चलता है, ड्रग्स वगैरह वो सब, ये कल्चर डेवलप हो गया। ठीक है, अब आप वहां पे ब्लेम कर रहे हो कि नहीं लड़कियां छोटे कपड़े पहन के आती हैं, सो दे आर जस्ट इनवाइटिंग मेन, दे आर जस्ट डूइंग देयर थिंग, अगर गर्ल ट्रिप में भी है या बॉयज के साथ भी, वो अपने मजे करने के लिए आ रही है। आपको तो उन्होंने छेड़ा भी नहीं, आप क्यों आए? आपने वो श्रीदेवी की आती मूवी देखी होगी, मॉम। कितना अच्छा डिस्प्ले है वो चीज का कि किस तरीके से कोई भी रैंडम पर्सन जिसमें ईगो है या वो समझ रहा है कि मैं मर्द हूँ, वो कुछ भी कर रहा है एक महिला के साथ। बट थैंकफुली हमारे इंडियन लॉज जो है, शायद इसीलिए विमेन एम्पावरिंग लॉज हैं। मर्दों को बहुत वो होता है कि हमारे लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक लॉज नहीं है एंड एवरीथिंग। यू डोंट सी द सिनेरियो। अगर 10 केसेस हैं तो 10 में से ना सिर्फ एक मर्द के साथ हुआ होगा, बाकी 9 जो है ना विमेन के साथ ही कुछ ना कुछ हुआ होगा। और कानून ऐसा नहीं है कि किसी एक केस के बेसिस पे बन गया। कानून आपके कल्चर से बनता है, आपकी ट्रेडिशन से बनता है, आपकी साइंस टेक्नोलॉजी से बनता है ना। आज से पहले मतलब अभी साइबर लॉ जो आए कितने ही पुराने होंगे, 2000 में आए हैं, 2000 के उसमें बीच में आए हैं साइबर लॉज, है ना। उससे पहले थे नहीं। पॉक्सो एक्ट, मतलब ये निर्भया के बाद ये पता चला कि बच्चों पे भी शोषण हो रहा है। आप सोचिए इतनी लेट, 2012 में बच्चों के साथ तो शोषण सालों से हो रहा है। तो जब वो देखा है कि यार सिचुएशन बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि एक दो कानून है या बहुत ब्रूटल रेप हो गया किसी एक का तो रातों रात कानून ना दे, बहुत चीजों से, बहुत एवोल्यूशन से कानून बने। और आपने जैसे मुझे बोला कि हाथ पकड़ लिया, फॉलो करना और मना करने के बाद भी पीछे जाना, तो अगर ये किसी के साथ हुआ, सिचुएशनल है कि अगर ये किसी के साथ हो गया, देन व्हाट नेक्स्ट? वो क्या करेगी, क्या करे? सिंपली देखिए, बहुत सारे जगहों पे तो आपके पास एप्स हैं जहाँ पे आपके जो भी विमेन रिलेटेड एप्स होते हैं, आप उसी टाइम पे SOS दबा सकते हैं। पुलिस वाले उससे अटैच्ड रहते हैं, वो सीधा सिचुएशन पे आ जाएंगे। यू कैन गो टू द पुलिस स्टेशन, आप जाके कंप्लेंट दीजिए, फिर FIR फाइल करवाइए, आप सीधा एक्शन ले सकती हैं। बिकॉज ये जो विमेन रिलेटेड जितने भी क्राइम्स है ना, आप सीधा इसमें FIR कर सकते हो। ओके, तो ये किस तरीके से होगा? मैं आपको बताती हूँ। जैसे मॉलेस्टेशन, स्टॉकिंग वगैरह हो गया, आपका वॉयरिज्म हो गया। वॉयरिज्म इज ताका झाकी। ओके, से सपोज यू आर चेंजिंग योर क्लोथ्स और कोई आके आपको देख रहा है,
दैट्स वॉयरिज्म, जो आपने दृश्यम में देखा होगा, है ना, दैट वाज अ वॉयरिज्म। तो इसमें जैसे हमारे शहर के एक पॉपुलर फूड चेन में कैमरा पाया गया था। तो दैट वाज अ साइन ऑफ वॉयरिज्म, ठीक है। सीधा सीधा क्रिमिनल कंप्लेन होती है, दीज आर क्रिमिनल क्राइम्स। ओके, जो भी विमेन रिलेटेड क्राइम्स हैं क्रिमिनल कैटेगरी में आते हैं, और सीधा आप जाके एफआईआर कर सकती हैं। अगर आपकी एफआईआर नहीं ली जा रही, आपको बोला जा रहा है नहीं मैम छोटा सा है, छोड़ दीजिए, रानी, NCW नेशनल कमीशन फॉर विमेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सीधा आप अपना डिटेल भरिए, आप अपनी कंप्लेंट डालिए, वहीं के वहीं रजिस्टर होती है। आपको 1 या 2 दिन में आपकी स्पेशल विमेन ऑफिसर SI लेवल की आपको दे दी जाती है, वो आपका पूरा केस संभालती है। और NCW में ऐसा है ना कि वो केस हो ही गई, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गई, अब उससे कोई बैकआउट नहीं कर सकता। सो इफ यू आर जेन्युइन अबाउट इट एंड यू हैव थिंग्स, अब वो क्या करेंगे कि से सपोज आपका जो नियरेस्ट थाना है वहां पे आपकी कंप्लेन नहीं हो रही, तो जो आपका जो NCW पे जो आपने कंप्लेन करी है वो लेके आप नियरेस्ट थाना जाएंगे, उनको करना ही पड़ेगा, या NCW के थ्रू भी वो हो जाते हैं, वो अपना भी आपस में करवा। तो इसकी पनिशमेंट किस लेवल तक की रहती है? देखिए पनिशमेंट कुछ भी हो सकती है। काफी बार ऐसा देखा गया कि अगर छोटा मोटा सा स्टॉकिंग मोलेस्टेशन है जहाँ पे लेट गो दिया किया जा सकता है, तो काफी बार कोर्ट कहता है कि आप सिर्फ डैमेजेस पे करिए, है ना, एंड छोड़ दीजिए, वो सहमति से होता है, इफ द गर्ल इज रेडी। काफी बार ऐसा होता है। लेकिन अगर इफ द गर्ल इज नॉट रेडी एंड शी वांट्स हिम टू बी जेल्ड, और उसकी पीनल पनिशमेंट है, से सपोज 2 साल की है या 5 साल की है, 7 साल की है, तो पीनल पनिशमेंट जब है तो फिर वो उस तरीके से कोर्ट उस चीज को देखता है कि इफ शी कैन बी हैंडल्ड, यू नो, कि अगर डैमेजेस देके इफ शी इज फाइन, नहीं तो फिर पीनल पनिशमेंट पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है। ये देखिए प्रैक्टिकल चीजें कोर्ट की, क्योंकि बेयर एक्ट्स में कुछ और लिखा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल कोर्ट्स में सिचुएशन काफी अलग हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मोलेस्टर है, ही इज द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, है ना, फैमिली कहती है कि जज साहब प्लीज इसको मत डालिए, कौन देखभाल करेगा फैमिली की, तो काफी बहुत सारी चीजें होती हैं। सी कोर्ट इज अ वेरी टेक्निकल प्लेस, है ना। और जैसे आपने मीडिया वाला क्वेश्चन से पूछा, तो क्या होता है ना कि लोग समझते हैं कि अरे ये कानून, ये जस्टिस नहीं हो रहा, इन्होंने क्या जजमेंट दे दिया, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी देश चलता है। क्या आपने कभी किसी डॉक्टर को बोला है कि इस तरीके से ऑपरेशन नहीं होता, ऐसे इंटेस्टाइन नहीं जुड़ती है, या ऐसे टाके नहीं लगते? नो नो, यू डोंट डू दैट, दैट इज अ टेक्निकल जॉब। सिमिलरली कोर्ट थिंग्स आर आल्सो टेक्निकल जॉब्स, दे आर पेपर वर्क, दे आर सेक्शंस, दे आर हियरिंग्स, दे आर डिफरेंट जजमेंट्स जो हम लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि सर ऐसा इस केस में ऐसा हो सकता हुआ था, तो हमारा केस भी कहीं ना कहीं रेलिवेंट है, अकॉर्डिंगली आप उसको देखिए। प्लस टाइम इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले अगर कोई बड़ा क्राइम है, हीनियस क्राइम है, इन्वेस्टिगेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके जो भी डायरेक्ट एविडेंस आपके सामने आ रहा है वो, प्लस इनडायरेक्ट, प्लस विटनेसेस हैं, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, प्लस उनकी रिकॉर्डिंग होती है, फिर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। कभी जैसे आपने बोल दिया, उसी कह रहे हैं कि नहीं सर ये तो मेरे साथ था, ये तो हो ही नहीं सकता, तो उसकी गवाही होगी, क्रॉस इन्वेस्टिगेशन होगा कि क्या हुआ था कैसे नहीं, तो बहुत चीजें होती हैं, बहुत टेक्निकल चीजें होती हैं, इसलिए टाइम लगता है वो। और देखिए हमारा कानून ये कहता है कि आप किसी भी निर्दोष को सजा नहीं दे सकते, चाहे भले ही जो भी अपराधी है उसको थोड़ा डिले हो जाए, दैट इज द फिलॉसफी, डिले हो जाए सजा उसे मिलेगी, लेकिन आप किसी निर्दोष को नहीं कर सकते। इस पे अगर हम साइबर क्राइम की बात करें, तो आपने बोला कि 2000 के बाद से जो लॉज में है साइबर क्राइम को काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी आज के सिनेरियो में भी अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फिर वो चाहे मेन के अगेंस्ट हो चाहे वो वेमेन के अगेंस्ट हो। तो ऐसे ही केसेस आपने भी काफ़ी हैंडल किए होंगे, तो ऐसे कोई केस है जो आप शेयर कर सकती है? बहुत सारे हैं सपना जी, एंड रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ, एक मेल का कंसल्टेशन मेरे पास आया जहाँ पे ही वाज फ्रॉम वन गैजेट कम्युनिटी, एंड उनके जो राइवल गैजेट कम्युनिटी थे, उन्होंने इस कम्युनिटी के एक आदमी की फोटो मॉर्फ करके एक ट्रोलिंग
पेज पे हाँ। उसको डाल दिया और उसके व्यूज भी बहुत अच्छे और वो सब है। अब कमेंट्स में गाली गलौच आ रही है ना, और गंदगी दिखाई जा रही है, अनवांटेड चीपनेस दिखाई जा रही है, स्लैंग्स दिखाए जा रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक मेल के साथ भी फोटोमॉर्फ हो गई उसकी, है ना। इमीडिएटली मैंने उनको बताया कि आप साइबर क्राइम की उसमें जाइए, वेबसाइट पे जाइए, गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, इमीडिएटली अपनी डिटेल्स भरिए। एंड सपना जी आप मानेंगी नहीं, जैसे ही उन्होंने डिटेल भरी, उनका कंफर्मेशन आया, रिसीट आया, और नेक्स्ट मॉर्निंग उनको ऑफिसर अलॉट कर दिया गया था। ओके, सो दिस इज दिस फास्ट, बिकॉज दे नो कि टेक मतलब जो साइबर पे चल रहा है वो कितनी रैपिडली चल रहा है, तो कितना नुकसान किसी को हो सकता है ना। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। दिस इज जस्ट कल या परसों का ही केस है, इसलिए अभी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन उस पे है, प्रोसेस पे है। तो इसी तरीके से अगर आप देखें कि लड़कियों के साथ तो बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है लड़कियों के साथ, एंड बॉडी इमेजेस लड़कियों की, एंड सॉफ्ट टारगेट भी होती है, उनको डराया धमकाया जा सकता है, हर कोई इतना ब्रेव नहीं होता है सपना जी। तो कोई भी गांव की लड़की है, अगर रील भी बना रही है उसके साथ तो बहुत इजीली हो जाएगा, बिकॉज ये जो हॉकर्स है, ये जो देख रहे हैं, इन्हें सब पता है कि हमें किस पे टारगेट करना है, किस पे नहीं, किस पे करने पे हमारा नुकसान हो सकता है, किस पे नहीं, है ना। एंड ट्रस्ट मी सपना जी, मतलब कम्युनिटी नहीं, मैं तो बोलूंगी देयर इज अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जो बैठे ही हैं ये काम करने के लिए, डार्क वेब को चलाने के लिए, ठीक है, आपकी इमेजेस डार्क वेब पे सेल करने के लिए। एंड डार्क वेब से मेरा मतलब है कि पोर्नोग्राफी साइट्स पे भी जाती हैं, टेररिस्ट साइट्स पे भी जाती हैं, बहुत चीज़ें दुनिया में बहुत चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो मतलब सोशल मीडिया सेफ तो नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, मेल हो चाहे फीमेल हो। अच्छा, अब जो पैसे से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं वो ओल्ड एज की पीपल के साथ ज्यादा होती है और विमेन के साथ ज्यादा होती है। और विमेन वो भी जो थोड़ी मिडिल एज हैं या थोड़ी 50s की एज में और इन सब की एज में है, तो उनके साथ मनी रिलेटेड ज्यादा होती है। कुछ भी लिंक पे आपने क्लिक कर दिया, कुछ भी खुल गया, आपने कोई भी नंबर डाला, गए पैसे। आज ही इनफैक्ट मैं इंडिया एक्सप्रेस का एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उत्तराखंड में बैठ के इस तरीके की चीजें हो रही थी जहाँ पे औरतों को टारगेट बनाया जा रहा था, उनसे ओटीपी डलवा के, मतलब वो कहते हैं ना हम डिलीवरी वाले हैं समथिंग, तो ओटीपी डलवा के और मैम ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये किट्टी चल रही है, वो किट्टी चल रही है, समथिंग लाइक दैट करके सारा अकाउंट खाली। अच्छा, अब साइबर में प्रॉब्लम ये है ना सपना जी कि यू डोंट नो कि आपका जो क्रिमिनल है वो कहाँ बैठा हुआ। हाँ, आप यहाँ उत्तराखंड में हो सकते हो और क्रिमिनल हो सकता है केरला में या श्रीलंका में या बांग्लादेश या रशिया में, बहुत मुश्किल है। तो साइबर सिक्योरिटी जो करना है ना, वो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। वो जो सिक्योरिटी वो एक एक इंडिविजुअल को दे सकते हैं, वो उनके ही हाथ में, एक आम आदमी नहीं कर सकता इसमें कुछ भी। और गवर्नमेंट अगर वो स्ट्रांग नहीं है ना, अगर अपने सिटीजन्स को नहीं प्रोवाइड कर पा रही, तो आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा कोलैप्स हो जाएगा। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट की अगर आपने न्यूज़ सुनी हो, थोड़े ही वीक्स पहले की बात है, समथिंग हैपेंड इन माइक्रोसॉफ्ट, काफी उनका सर्वर कोलैप्स हो गया था। आप सोच नहीं सकते कितना नुकसान वर्ल्ड वाइड हुआ है। मतलब इतना कि जो आपके जो शिप चलते हैं पानी में, ओशंस में जो शिप होते हैं, वो नेविगेट नहीं हो पा रहे थे। आप वो सोचो ना, क्योंकि वो पूरा कनेक्शन वही है ना, सारा आपका नेविगेशन कनेक्शन और वो सब थ्रू आपका लैपटॉप्स, कंप्यूटर, सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट हैंडल कर रहा था, तो वो नेविगेट नहीं हो पा रहे थे। ये छोड़िए, मतलब बीच इतना ज्यादा जो हमारी जो ट्रेडिंग होती है, आप ये सोचो सेकंड्स में कितना नुकसान हो रहा था, सेकंड्स में नुकसान कितना हो रहा था। तो अगर ये सिस्टम कोलैप्स हो गया ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट बैक। अगर मैं देहरादून की बात करूँ तो अभी क्राइम में ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के जो ओनर है उनकी वाइफ, उनकी ही एक, वो भी यूनिवर्सिटी की ओनर है, उनके साथ भी ऐसी मॉफ वीडियो का काफी एक केस आया जिसको पुलिस ने पकड़ भी लिया एक्चुअल में, और बहुत सारे बच्चों को भी अरेस्ट किया गया था जो उसमें ट्रांसमिट करने में जिम्मेदार थे, यहाँ से वहाँ। तो ये चीजें भी काफी ज्यादा
जो है उत्तराखंड में इस टाइम पे देखने को मिल रही हैं। आप दिल्ली में भी काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, तो और आप देहरादून से भी काम कर रहे हैं, तो देहरादून में और दिल्ली में जो क्राइम रेट का वो डिफरेंस, वैसे तो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा ही है, बट एक डिफरेंस आप मेंटालिटी या सोसाइटी में जो डिफरेंस बोलेंगे या क्राइम के रिलेटेड जो मेंटालिटी है उसमें डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलता है? देखिए, बड़े शहरों का चीज़ ये होता है ना कि इट बिकम्स अ हब। सिर्फ देश के हर कोने से नहीं, आई थिंक वर्ल्ड के हर कोने से इंसान वहाँ पे आता है, अपना काम करता है, मल्टीपल चीजें होती है ना। छोटे शहरों में चीजें अलग है। देहरादून वैसे छोटा शहर नहीं रहा है, लेकिन अगर आप ज्योग्राफिकली भी देखें या उस तरीके से देखें कि इतनी अपॉर्चुनिटी या इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है यहाँ पे ऑब्वियसली, तो इसलिए बाहर की पब्लिक का यहाँ पे आना एक लिमिटेशन में, मतलब बच्चे आके पढ़ सकते हैं या कोई स्टार्टअप करा जा सकता है, मतलब लिमिटेशन है। बट दिल्ली इज अ हब, हर जगह से लोग हैं वहाँ पे, रिफ्यूजीज हैं वहाँ पे, आपके फॉरेनर्स हैं, आपके बिहार से लोग हैं, केरला से लोग हैं, उड़ीसा से लोग हैं, विद डिफरेंट माइंड्स एंड मेंटालिटीज एंड कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, है ना। तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही प्रीवियस एक एग्जांपल दिया, से सपोज एक उड़िया ट्राइबल से कोई आया अपना काम करने के लिए आया, अब उसने तो हमेशा अपने घर की महिलाओं को घूंघट में देखा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, घूंघट में देखा है, चूड़ियों में देखा है। अब वो जाके सीधा एक मिनी स्कर्ट वाली महिला को देखेगा तो उसका दिमाग होगा, वो केमिकल चेंजेस होंगे ही होंगे। बट अब वो किसी क्राइम में इंडल्ज होता है उसको लेके, दैट डिफाइंस अ पर्सन, क्योंकि केमिकल चेंजेस तो आई थिंक सबके दिमाग में कुछ ना कुछ हो ही रहे हैं, लेकिन हर कोई क्राइम नहीं कर रहा ना। हाँ। तो वहां पे आती है आपकी शायद फैमिली वैल्यूज, आपके, आप कितना कानून से डर रहे हो वो वैल्यू, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो कि अगर मैं जेल चला गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो इस तरीके की चीजें अगर जब दिमाग में आती हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज डेफिनेटली इंडिया में ये सब चलता है, तो ये जब आपके दिमाग में आती हैं तब शायद आप एक कदम लेने से रोकते हो खुद को। अदरवाइज जिसे लेना है वो तो ले रहा है, जिसे कोई डर नहीं, जिसे कोई समाज का डर नहीं, जो जिसके अंदर ज्यादा ही कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। और बॉयज में तो बहुत देखा गया है, यू नो, जो ये आपके 18 से 25-26 का जो पीरियड होता है ना, बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और मैक्सिमम जो क्राइम हम देखते हैं ना इन्हीं लोगों में ज्यादा आते हैं, बिकॉज उसके बाद तो देन यू डिफाइन योर करियर्स एंड योर लाइफ, देन यू सेटल एंड एवरीथिंग, इतना टाइम नहीं रहता है, बट हाँ यहाँ पे रहता है। जैसे कि आपने बोला भी जो एक एज क्राइटेरिया, ये भी एक्चुअल में तो कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सीड भी कर रहा है। कुछ लोग काफ़ी एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में जो कि अंडरग्राउंड रहता है। ऐसे ही अगर मैं, आपने बोला कि क्लबिंग कल्चर था, उसी तरीके से जो एक स्पा कल्चर आजकल जो चल रखा है, उसमें आप स्पाज में आप एक्चुअल में स्पा का जो मीनिंग है वो चेंज हो गया है। अगर कोई अच्छे इंटेंशन से भी अगर स्पा बोले ना, तो शायद वो अच्छे इंटेंशन को भी लिया ही नहीं जाएगा, समझा ही नहीं जाएगा। तो इसके पीछे मैं भी आपसे जानना भी चाहूंगी कि क्या लॉज है एक स्पा को चलाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक वेलनेस सेंटर की तरह ही चलाया जाने वाला चीज थी, जिसको एक तरीके से सेक्सुअल उसमें चेंज कर दिया गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो ये स्पा कल्चर जो आजकल आ गया है, इसके क्राइटेरियाज और लॉ में इसकी पनिशमेंट क्या है? देखिए, लॉ पनिशमेंट की बात मैं बाद में करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये कल्चर आया क्यों और कहाँ पे ये नेगेटिव वे में कहाँ से चला गया। सबसे पहला होता है एम्प्लॉयमेंट रेट। जो भी लड़कियां यहाँ पे काम कर रही है उन्हें पता है कि वही अपनी फैमिली के लिए कमा के लेके जा रही है, या ये वो एक छोटे घर से आ रही है, तो उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं कि वो मना कर सके। आप समझ रहे हो? तो काफी बार ऐसा होता है कि उन पे भी दबाव होता है कि यू हैव टू डू दिस वर्क, आई एम पेइंग यू, और तभी कुछ हो पाएगा, है ना, तभी आपको सैलरी मिलेगी, तब तुम अपना खानदान पाल पाओगे। तो एम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में बहुत कम है, स्पेशली लड़कियों को लेके ना बहुत ज्यादा। अब सी, जहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही हैं, जहाँ के मर्द काम नहीं कर सकते जिन घरों के, उन्हीं को करना है। फिर वो काफी बार वो दबाव के चलते उनको काम करने पड़ते हैं इस तरीके के। नंबर 1। नंबर 2, काफी बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स होते हैं जो इस तरीके के साइड बिजनेसेस करते हैं अपना पैसा ठिकाना लगाने के लिए एंड एवरीथिंग लाइक दैट, क्लाइंट्स पकड़ने के लिए। अच्छा, अब स्पा सेंटर से क्या हुआ, जो भी एक्टिविटी हुई, ठीक है, वो रिकॉर्ड कर ली गई,
तो आपने उस टाइम तो पैसा लिया ही लिया, वो वीडियो फुटेज उस क्लाइंट को दिखा के बार बार ब्लैकमेल करके पैसा लिया। तो इट्स जस्ट नॉट वन थिंग, यू नो। फिर क्या हुआ कि अगर से सपोज उस क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये लड़की ही चाहिए, यू नो, आई वांट हर टू बी एट माय प्लेस और समथिंग दैट, तो वो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट शुरू हो गया। सो इट्स जस्ट नॉट वन थिंग कि जहाँ पे इस तरीके की चीज होती है। स्पा इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि इट वाज अ प्राइवेट प्लेस जहाँ पे कोई भी आके आपको यू नो चेज नहीं कर सकता या आपको रोक नहीं सकता। इट वाज अ प्राइवेट प्लेस कि हाँ मैं अपनी बॉडी रिलैक्सेशन के लिए जा रहा हूँ, सो दिस इज माय पर्सनल चॉइस। लेकिन धीरे धीरे पता चला एंड दिल्ली में या देहरादून में भी मेरे को बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो पकड़े गए हैं जहाँ पे गैर कानूनी काम हो रहे थे। अब जहाँ पे कानून की बात आती है तो सबसे पहले क्या होता है ना, एक स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल कि उनकी स्टेट में क्या चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इन सेंटर्स को भी लाइसेंस लेना पड़ता है। हाफ ऑफ देम आर विदाउट लाइसेंस। तो उन पे ना सिर्फ गैर कानूनी काम का डंडा लगता है, बल्कि वो एक यहाँ पे चला रहे हैं, से सपोज राजपुर रोड पे चला रहे हैं, एक बिल्डिंग के ऊपर चला रहे हैं, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, वो डंडा अलग लगता है। अच्छा, ठीक है, तो ये लाइसेंस नहीं है। थर्ड, जो आप जिन लोगों को हायर कर रहे हो उनका वेरिफिकेशन, ठीक है, उनका मेडिकल चेक की मतलब इफ दे आर यू नो दे आर डूइंग आयुर्वेदिक मसाज या समथिंग लाइक दैट, तो आपने तो उन्हें ट्रेन कर दिया ऐसे करना है ऐसे करना है, मगर क्या उन्हें ये पता है कि क्या चीज नहीं करने से यू नो ये बच सकता है या मैं कुछ गलत कर सकती हूँ तो इसको कोई अटैक आ सकता है। बहुत सारी चीजें होती है बिकॉज वो बॉडी आप उनको आप दे रहे हो ना, टेक्निकली बॉडी, ये बहुत ही डीप एनालिसिस है, बहुत सारे कानून इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, लाइसेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी वर्कर्स होते हैं उनके वेरिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड, आप अगर से सपोज किसी भी वर्कर को इंक्लूड करते हो, इंडल्ज करते हो कि यू नो गो फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्राइम, अगर वो वर्कर जानते हुए भी कर रहा है तो वो लाइबल हो जाता है। ओके, से सपोज एक वुमेन है, शी माइट हैव दैट ऑप्शन कि जाके वो पुलिस में बता दे, है ना, या कहीं पे कंप्लेन कर दे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि दिस इज इन एक्सट्रीम केसेस दिस इज इनडायरेक्ट काइंड ऑफ रेप, है ना, कि आप पैसे के लिए कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो, आपके कोई कंसेंट तो है नहीं वहाँ पे, आप तो पैसे के लिए कर रहे हो, तो दिस इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ रेप। और क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन लीगल नहीं है इंडिया में, सो इट इज कंसिडर्ड एज रेप ओनली। ओके, ठीक है, जहाँ जिन कंट्रीज में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है वहाँ की सेफगार्ड अलग है, वहाँ के क्राइम और आपके कानून अलग है, वहाँ पे वो एक सिक्योरिटी देते हैं उन लोग को। लेकिन यहाँ पे दो देयर इज अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे बोला गया है कि किसी भी अगर कोई लूज वर्क भी करता है, कोई औरत लूज वर्क का मतलब इसी तरीके की चीजें अगर करता है, तब भी अगर उसकी मंजूरी के बगैर किया गया है तो वो रेप ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन आवाज कौन उठाएगा? किसी भी चीज के लिए पनिशमेंट तभी होती है ना जब आप बोलो, कंप्लेन तो करो, जाओ तो सही कि बोलो तो मेरे साथ गलत हुआ है। जब आप चुपचाप बैठे हो, सब सह रहे हो, तो फिर हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? काफी बार सपना जी हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे सामने सिचुएशन हुई, डोमेस्टिक वायलेंस की मैं वो देती हूँ, बहुत होता है, ठीक है, हमारे सामने सिचुएशन हुई, लेकिन यू कैन नॉट फोर्स दैट वाइफ टू डू कंप्लेन, यू कैन जस्ट टेल हर दैट things happening to you is wrong and you should speak about it, मगर you can not just go and write a complaint। कल को बोल दे कि नहीं सर मैंने तो बोला ही नहीं, तो फिर as advocates we have to be you know cautious, क्योंकि जब तक आपका क्लाइंट नहीं चाह रहा आप नहीं कर सकते। और ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस तो बहुत ही ज्यादा हैं, खैर हम उस पर आएंगे दोबारा से। लेकिन ये स्पा कल्चर जो है ना, ये एक स्टेट का डिसीजन होता है उसका, क्योंकि स्टेट लॉज होते हैं ना अलग अलग, तो इसलिए एक कंबाइंड लॉ में अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगी, एक स्टेट लॉ के अगर हिसाब से हम कहते हैं तो वही लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अल्कोहल को शॉप्स को वो लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। से सपोज गुजरात है, नॉट अलाउड ना देयर, उत्तराखंड में तो बढ़ता ही जा रहा है। सो दैट्स हाउ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, यू नो, एंड क्या स्क्रूटनी होनी चाहिए, क्या कहाँ पे कैमरा लगना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे लॉजेस होते हैं जहाँ कैमरा नहीं होते, इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, तो हु इज गोइंग टू चेक दैट? गवर्नमेंट।
यहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव का रोल आता है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे पुलिस हैं, इनका रोल आता है कि जाके आप टाइम टू टाइम चेक करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब क्या होता है, उनको भी पैसे खिला दिए जाते हैं, काफी बार मुद्दे बंद हो जाते हैं। सोसाइटी में बहुत चीजें होती हैं। तो स्पा सेंटर के बाद अभी जब आपने लॉजेस बोला तो उससे मुझे एक और जो यहाँ उत्तराखंड का जो एक केस है, अंकिता भंडारी केस, जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में आया, लेकिन आज तक वो सिर्फ ट्रायल में है। और ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बोले या फिर इंडल्जेंस, कुछ भी आप ये मान सकते हैं, लेकिन वो एट द एंड रिजल्ट नहीं आया। तब यहाँ पर पब्लिक पूछती है कि लॉ क्या कर रहा है। जब आप इतनी सारी चीजें आप बोलते हैं कि हमारे कानून में ये सब है, हम ये कानून बदल रहे हैं, महिला सुरक्षा के लिए इतने नए नए कानून आ रहे हैं, लेकिन वो कानून कहाँ हैं जब ऐसे ही विक्टिम्स लोग मर जाते हैं, लड़कियां मर रही हैं, लेकिन आप जो एक्चुअल में जिन्होंने क्राइम किया है वो बाहर घूम रहे हैं। तो इन सब की चीज में, तो अंकिता भंडारी के केस में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ऐसे केसेस में क्यों जो क्रिमिनल्स हैं वो खुलेआम घूमते हैं, क्यों उनको टाइम से अंदर नहीं किया जाता? देखिए, सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन है सबको कि बेल का मतलब खुलेआम घूमना नहीं। बेल का मतलब आपको रिहाई होता है, कि मतलब आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए बाहर कर दिया गया है कि आप अपना काउंसिल करके आ सकते हैं, या आपके साइड के जो एविडेंस है आप वो कर सकते हैं, आपका कोई पेंडिंग काम है आप वो करके आ सकते हैं, लेकिन कभी भी कोर्ट आपको वापस ले सकता है। तो जहाँ पे बेल सिचुएशन है, लोगों के सामने ये परसेप्शन है कि छूट गया, ऐसा नहीं है। छूट गया, से सपोज सेशन कोर्ट से, जो लोअर कोर्ट है आपका, वहां से छूट गया, हाई कोर्ट ने पकड़ लिया, क्या वहां से छूटा? और चलो हाई कोर्ट से छूट गया, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, क्या वहां से छूटा? तो हम तो एज एडवोकेट्स हमेशा ये कहते हैं कि जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट का यस या नो ना मिल जाए ना, तब तक आपका केस चल रहा है। एंड प्लीज उसको ये मत सोचिए कि मेरा केस बंद हो गया। सॉरी, ऐसा नहीं है। काफी बार क्या होता है ना कि से सपोज एक सेटलमेंट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन आ जाती है किसी केस में, पैसे के लेन देन या बैंक से रिलेटेड कुछ होता है, तो ठीक है, वो तो सेशन में खत्म हो गया। लेकिन कोई पार्टी जिसको लगा कि नहीं मेरे साथ और भी इनजस्टिस हुआ है, उसने अपील कर दी हाई कोर्ट में और उसने रीओपन करवा दिया केस, और जो चिट्ठे जो बंद थे वो खुले, कहाँ जाओगे? लेकिन जब आप ऐसे केसेस की बात करते हैं तो बेल, पहले तो आप मुझे ये बताइए बेल की कितनी ड्यूरेशन होती है, ये कितने ड्यूरेशन तक की बेल मिलेगी? डिपेंड्स ऑन योर केस, ऐसा नहीं है। और किसी में बेलेबल इवेंट्स ऑफेंसेस होते हैं, कोई नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। से सपोज रेप या मर्डर जैसे जो क्राइम्स हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज हैं। से सपोज जो डिफेंस काउंसिल्स होते हैं वो बोलेंगे कि सर इनकी तो तबीयत एकदम खराब है, इनके तो मेडिकेशन चल रहा है, तो ठीक है बेल दे दी, 1 हफ्ते की बेल दे दी, आके फिर से आप सबमिट करो अपने पेपर्स। या फिर कभी कभी बोला जाता है कि ठीक है आप मतलब सजा दी जाती है और फिर आप एक ओपन पनिशमेंट के उसमें होते हो, आपको सोशल सर्विस करना होता है। अब ये बहुत देखने को आगे मिलेगा, अभी तक नहीं था, लेकिन अब नए कानूनों की वजह से और देखने को मिलेगा। कि आपने आई थिंक वो पुणे वाला केस देखा होगा जहाँ पे क्रैश हो गया था गाड़ी से, एंड फिर वो जो अक्यूज था उसको बोला था कि तुम ये लिख के लेके आओ, समथिंग लाइक दैट हैपेंड, है ना, जहाँ पे वो उसका बहुत मजाक उड़ाया गया था। बट द होल सिचुएशन वाज दैट कि आई थिंक वो जुवेनाइल था, समथिंग लाइक दैट हैपेंड। तो वहां पे क्या हुआ ना कि इतना उनको लगा कि ठीक है अगर वो पैसे दे रहा है और डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं तो पैसों से भी बात बनाई जा सकती है, एंड प्लस एज पनिशमेंट हम उसको ये पनिशमेंट दे सकते हैं, क्योंकि सी डिफरेंट माइंड्स, जजेस भी क्या ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना, और वो भी एकदम टेक्निकल चीजों पे नहीं चलते, उनके सामने भी नए नए केसेस आते हैं। तो अगर आप बोलते हैं कि बेल का कोई ड्यूरेशन है, ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन केस टू केस कि कितने टाइम के लिए दी जाती है। अब आप ये देखिए ऑनरेबल फॉर्मर सीएम ऑफ दिल्ली, उनको बीच में बेल मिली, फिर वो वापस गए, फिर अब छूटे हैं, है ना। तो इस तरीके से चलता रहता है। जब बुलावा आएगा कोर्ट का तो जाना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बड़े इंसान हैं या कुछ भी हैं। तो अगर अंकिता का केस का मैंने फॉलोअप नहीं लिया, आई एम सो सॉरी, बट आई नो अबाउट द केस कि क्या हुआ था, एंड आई डेफिनेटली नो कि ये एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से केस दबा है। एंड बट बहुत सारे मोर्चे भी देखे हैं मैंने इसके खिलाफ जो उत्तराखंड में होते हैं, एंड ट्रस्ट मी ये अगर इस तरीके से ही हाइप बनी रही एंड लोगों ने अगर बोलना बंद नहीं किया,
ये जाएगा केस एंड जस्टिस होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है हमें। निर्भया में भी बहुत पेशेंस रखना पड़ा था, लेकिन जस्टिस हुआ है। सिर्फ निर्भया के साथ नहीं हुआ, आई थिंक हर औरत के साथ हुआ है, अंकिता के साथ भी होगा। पेशेंस रखने की जरूरत है। जब वुमेन के अगेंस्ट हम जितनी भी क्राइम्स की बात आते हैं, तो एक जो है रेप का जो रहता है, तो उसमें आप कभी भी, हम सबसे पहले से ज़्यादा होता है कि हम कैसे सबूत इकट्ठा करें। जो एक मोस्ट क्वेश्चन होता है कि आपका रेप हो गया, आप घर में आ गए, 10 दिन हो चुके हैं, आप फाइल नहीं कर रहे हैं, आपको कि पूछ रहा है कि क्या हो गया, तब आप बता रहे कि मेरे साथ ये हुआ। तो वो चीज़ें कैसे प्रूव की जाए? तो पहले तो ऐसे केसेस को कैसे सॉर्ट किया जा सकता है, और ऐसे में जिसके साथ रेप हुआ है एक्चुअल में वो कैसे उसको केस फाइल करे, और दूसरा क्या सबूत दिखाए। एक तो आप मुझे ये बताइए, और दूसरा कि कैसे आप सबूत आपको इकट्ठे करने चाहिए, आइडियली कैसे रखने चाहिए, और अगर ना रख पाए तब कैसे करें। ठीक है, रेप में ना एक लिबर्टी महिलाओं के पास ये है कि उनकी गवाही ही काफी है। ओके। आपने जाके बता दिया कि सर आई हैव बीन रेप्ड, तो इमीडिएटली आपकी एफआईआर उसी टाइम पे हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन कम्स द सेकंड। ओके, बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं है। पहले जैसे से सपोज डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं या समथिंग लाइक दैट, तो उस अब क्या होता है, पहले होता था कि पूरे का पूरा फैमिली को डोमेस्टिक वायलेंस में ले जाते थे, जेल सीधा उन पे कार्रवाई शुरू हो जाती थी। बट अब क्या है कि अब वो पहलू देखा जाता है कि दिस इज रियल और नॉट। तो सेक्शन 498A है जो डोमेस्टिक वायलेंस का था प्रीवियस लॉज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था। क्रूएलिटी पे ना पूरे के पूरे खानदानों को वो कर देते थे। तो इसलिए अब कानून थोड़ा सा थोड़ा विजिलेंट हुआ है कि हम पहले दूसरा पहलू भी देख लें। बट रेप के केस में ना अब क्या होता है कि गवाही काफी होती है, चाहे वो किसी भी तरीके का रेप हो। से सपोज आप आज गई हैं और आपका रेप हुआ है 5 महीने पहले, रजिस्टर वो किया जाएगा। ओके, ठीक है, इफ यू आर एबल टू प्रूव दैट कि हुआ है। प्रूविंग तो खैर बाद में आता है, सेकेंडरी आता है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बट अगर आप कहती हैं कि सर इस आदमी ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती या रेप जैसा चीज की है, वो रजिस्टर की जाएगी, नंबर 1। तो रेप की जो बात आपने पूछी मुझसे, तो रेप में क्या होता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज काउंटेड एज हीनियस क्राइम, ठीक है, और इसकी सजा जो होती है जनरली 10 साल से ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी जैसी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द केस और किस सिचुएशन में केस था, कैसे था। तो जनरली देखिए, एज एन एडुकेटर अगर मैं बात करूं, जो मैं अवेयरनेस टॉक्स भी देती हूँ, मैं बताती हूँ ये महिलाओं को कि अगर आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन हुई है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है। सबसे पहले आप वॉशरूम मत जाइए। से सपोज 3 PM में आपके साथ कुछ हुआ एंड यू आर एबल टू गो फॉर अ कंप्लेन, या आप किसी को बता रहे हैं कुछ है, 5 बजे भी आप जाते हैं, आप ट्राई करिए कि आप वॉशरूम ना जाएं, यूरिनेट ना करें तो बेटर है। कपड़े चेंज ना करें, नाखून ना काटें, बाल ना बनाएं, कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके ऊपर है उसको साफ ना करें। ओके। क्या होता है ना सपना जी कि आपके कपड़ों पे, आपके बालों पे, आपके नाखूनों पे जो अक्यूज्ड है उसके DNA सैंपल्स हो सकते हैं, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर हम रेप की बात करें। ठीक है, सीमन टेस्ट तो खैर एडवांस है, वो तो सबको पता है कि होता ही है, प्राइवेट पार्ट्स का एग्जामिनेशन होता है, सब कुछ होता है, बट ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर चलिए से सपोज आप 1-2 दिन बाद जा रही हैं, ट्राई करिए कि वो कपड़े आप फेंके ना, धोए ना, ठीक है, क्योंकि वहीं से आपका एविडेंस आएगा। हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये है कि हमारा केस स्ट्रांग होना चाहिए। केस कैसे स्ट्रांग होगा? एविडेंस के बल पे। तो फॉरगेट अबाउट मोरालिटी, फॉरगेट अबाउट सोसाइटी क्या कहेगी, कुछ भी क्या कहेगी, गलत हुआ है, स्टेप लो। स्टेप यही है कि हमें अपना एविडेंस इकट्ठा करना है। ओके, आप नहीं जा पा रहे हो पुलिस स्टेशन, आपको हेजिटेशन है या कुछ है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर दो। आप, मैंने जैसा आपको बताया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। सीधा अपना बता दीजिए क्या है क्या नहीं, इमीडिएटली आपको असाइन की जाएगी लेडी ऑफिसर और वो आपका केस संभालेंगी। ठीक है,
जा सकते हो, नियरेस्ट थाना है तो जाके आप महिला से जो भी एसआई होगी, कांस्टेबल होगी, आप बात करिए, उनको अपना केस रजिस्टर करवाइए। अगर आप आसाम में हैं, आपके साथ दुर्घटना हुई है उत्तराखंड में, आप आसाम में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपने केस का। केस फाइल आप रजिस्टर करा सकते हैं, उसको बोलते हैं 0 FIR। ठीक है, आसाम गवर्नमेंट और आसाम पुलिस की ड्यूटी होगी कि जहाँ पे भी जिस जुरिस्डिक्शन में एक केस जाता है वो वहाँ से ट्रांसफर करेंगे, लेकिन स्पेशली रेप के केसेस में आप 0 FIR फाइल करा सकते हैं कहीं से भी। तो आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पे हूँ या मुझे इमीडिएटली से सपोज कभी वर्क प्लेस में हो जाता है ना, कभी कुछ ट्रिप पे होते हैं, वर्क ऑफिस ट्रिप्स पे होते हैं, कुछ हो जाता है एंड इमीडिएटली हम दिल्ली में हमें जाना है बैंगलोर, है ना, बैंगलोर में हमारे साथ हो गया तो हम बैंगलोर में भी FIR कर सकते हैं, वो दिल्ली शिफ्ट कर देंगे, है ना, दिल्ली आके भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप सबसे पहले आवाज उठाने वाले बनिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको लगेगा कि वो तो हो जाएगा, नहीं होता। मतलब बड़े से बड़ा क्राइम भी है एंड सिचुएशन ऐसी होती है, कभी कभी लगता है कि यार ही इज माय बॉस, कैसे मैं बोलूं, या ही इज अ नोन पर्सन, या ये फैमिली से है मेरे पर्सन ही। आप आवाज उठाने वाले तो बनो, कानून तो है आपकी रक्षा के लिए यार, वो आप ही के लिए बना है, हर सिटीजन के लिए बना है। तो आपको तो सबसे पहले हेजिटेट बिल्कुल नहीं होना है। गलत हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, यू आर द विक्टिम, आप कल्परेट नहीं हो जो अपने ऊपर वो ब्लेम लेके चलोगे कि ये हो गया वो हो गया। नथिंग नथिंग नथिंग, दूसरे इंसान ने आपके राइट्स वायलेट किए, गो एंड सीक योर राइट्स, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये तो हो गया आपका एविडेंस कलेक्शन का। अब आप क्या और बता सकते हो, अगर इफ यू ऑलरेडी नो दैट पर्सन, आपके कोई चैट्स हुए हैं, आप चैट से इंटेंशन बता सकते हो, आप फोन रिकॉर्ड्स निकलवा सकते हो, ठीक है, आप CCTV, तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग नाउ, जो भी जितने भी CCTV इंस्टॉल होते हैं घरों पे, बाहर शॉप्स पे, आप उसकी फुटेज निकलवा सकते हो। आप पर्सनली जाओगे तो नहीं निकालेंगे, पुलिस जाएगी तो ऑब्वियसली उनको निकालना पड़ेगा, ठीक है, प्लस मेडिकल एग्जामिनेशन तो है ही। तो इस तरीके से छोटे छोटे सिचुएशन से आपके अगर नेबर ने देखा है, किसी कुलीग ने देखा है, आपने किसी कुलीग को फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा है, उसका विटनेस होगा, क्या बताया, कैसे बताया, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट ये है कि ट्रस्ट मी सपना, फेक रेप केसेस भी हमने देखे हैं, बहुत सारे रेप केसेस हमने लिव इन की सिचुएशन में भी देखे हैं, और जेन्युइन रेप्स तो देखे ही देखे हैं। और फैमिली में जैसे से सपोज चाची हैं, भतीजे ने रेप कर दिया, जरूरी नहीं है छोटा हो, आपका 17-18 साल का तो लड़का मैच्योर हो ही जाता है, उनको सब पता है। तो इस तरीके की सिचुएशंस बहुत आती हैं और बहुत चीजें दब जाती हैं। बट इफ यू रियली फील कि मेरे साथ माई राइट्स हैव बीन वायलेट एज अ पर्सन, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरी चैस्टिटी के साथ गलत हुआ है, मेरी डिग्निटी के साथ गलत हुआ है, स्पीक अगेंस्ट इट। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक मैं जो पहले बात करना चाहूँगी, विटनेस। आपने जो बोला विटनेस, कई बार लोग विटनेस नहीं बनना चाहते क्योंकि हमारे जितने भी प्रोसेस होते हैं, लीगल प्रोसेस, वो हमेशा इतने लंबे होते हैं कि सालों साल जो एक्चुअल में जो विक्टिम है वो तो चल ही रहा होता है, वो तो घिस ही रहा होता है कि हाँ इतने लंबे टाइम तक वो कोर्ट के चक्कर काट रहा है, लेकिन जो विटनेस है उसको भी बार बार जाना पड़ता है, या कई बार ऐसा होता है कि सालों साल विटनेस भी जा रहा है। तो लोग इसकी वजह से आजकल विटनेस मतलब कि, और कई बार लाइफ थ्रेट्स भी होते हैं, करेक्ट, और स्पेशली रेप केसेस में, या फिर इस तरीके को इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं तो उनकी वजह से हमेशा लाइफ थ्रेट भी उनको रहता है, तो लोग आगे ही नहीं आते। तो क्या लॉ उस विटनेस को प्रोटेक्ट कर रहा है या प्रोटेक्ट कर सकता है, और क्या रूल्स, क्या गाइडेंस है उसके लिए? एज एडवोकेट्स हमने काफी बार प्रोटेक्शन मांगी है विटनेसेस की, एंड जो भी मजिस्ट्रेट हैं या जो भी ADJ DJ जो भी देख रहे हैं केस को, वो प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसा नहीं होता, और जनरली जो बड़े केसेस होते हैं, मर्डर टाइप के केसेस या बहुत बड़े स्कैम सॉर्ट ऑफ केसेस होते हैं, करप्शन के बड़े केसेस होते हैं, प्रोटेक्शन मिल जाती है। दैट्स हाउ यू हैव टू अप्लाई टू द कोर्ट। वो खुद से नहीं देंगे, यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू टेल देम कि हाँ मेरी लाइफ या मेरे पड़ोसी की लाइफ खतरे में है, तो कोई प्रोटेक्शन दीजिए, प्रोटेक्शन आपको मिलती है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि जो अब एविडेंस विटनेस वाला जो सीन हो गया ना, सपना जी अब क्या हो गया है ना,
कोविड के बाद से स्पेशली मैं कहूँगी, एंड बिकॉज वी आर लुकिंग टुवर्ड्स फ्यूचर एंड नॉट पास्ट, तो अब हमारा ऑनलाइन विटनेस आप कर सकते हो। ओके आप कहीं पे भी बैठे हो, अगर आप प्ली करो कि सर नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आपका थ्रू कंप्यूटर्स भी विटनेस रिकॉर्ड किया जा सकता है, विच इज मच मोर सेफर एंड सिक्योर। ठीक है, बाकी कोर्ट का आदेश आया है कि आपको आना है कचहरी, तो आपको आना है। ओके ठीक है, आप बार बार डिले करोगे तो फिर आप पे भी कंटेम्प्ट लग सकता है। Okay. कोर्ट के खुद कुछ भी ऑर्डर्स आ सकते हैं, आपके अगेंस्ट भी आ सकते हैं। तो अगर आप उस केस में आपका नाम लिखवाया गया है तो आपको जाना पड़ता ही है। आप भले ही वहां जाके बोल दो कि सर मुझे इस केस से नहीं कुछ लेना देना, या मैं बैकआउट कर रहा हूँ या समथिंग लाइक दैट इज सेकेंडरी, लेकिन एटलीस्ट इफ your name is mentioned there as a witness, yeah, whatever party or whatever, you have to appear before the court. Okay. Why? Because this is one कि हम उस कोर्ट को अपना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। कोर्ट इज कोर्ट, चाहे आई एम सॉरी वो अगर पीएम भी है, चाहे वो कहीं का पियोन भी है, कोर्ट इज कोर्ट फॉर एवरीबडी। दैट्स हाउ जुडिशरी वर्क्स। वो नहीं देखती कि आप एक IAS ऑफिसर हो या आप एक क्लर्क हो, वो नहीं देखेंगी, वो सबको एक तरीके से ही देखती है, एटलीस्ट ऑन बुक्स तो दिखती है ना। बट यस, इन्फ्लुएंस होता है, एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगी, काफी बार होता है, काफी बार खतरा भी होता है, बट आप उस तरीके से डिमांड कर सकते हो। पुलिस प्रोटेक्शन बोल सकते हो, आप सेफ हाउसेस बोल सकते हो। क्या हुआ ना, यूपी में बहुत ज्यादा ऑनर किलिंग के मामले सामने आते थे, तो यूपी गवर्नमेंट ने जो कपल्स हैं उनको सेफ हाउसेस देने लगे। ओके जब तक आपकी शादी नहीं हो रही या शादी के बाद आप कहीं सेटल नहीं हो रहे, तो एटलीस्ट दे आर गिविंग दैट प्रोटेक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। अपनी ड्यूटी वो कर रहे हैं, बाकी तो जो होना है वो होगा, है ना। एंड कुछ चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीजों को हम नहीं कर सकते। एज पीपल, एज एडवोकेट्स, एज जुडिशरी हम नहीं कर सकते, बट जो कानून में लिखा है उसके हिसाब से डेफिनेटली चल सकते हैं। ओके तो जो वर्क प्लेस जितने भी केसेस होता है, चाहे वो हैरेसमेंट हो चाहे वो रेप हो, तो उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें भी कई तरीके से जो प्रावधान है हमारे कानून में है। तो अभी जो नई न्याय संहिता है उसके हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे एक पॉश एक्ट आप बोल रहे थे, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो उससे कैसे वो मतलब वुमेन को सेफ्टी देता है वर्क प्लेस पे? पॉश एक्ट यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये कानून बनाया ही इसलिए गया क्योंकि क्या हुआ कि एवोल्यूशन के साथ महिलाएं भी काम करने जाना शुरू कर दी। अब काम करने जाना शुरू कर दिया तो मतलब वहां पे भी उनको प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज या वॉयलेशन ऑफ राइट्स उनके साथ वहां पे भी हो रहे थे। क्या हो रहा था सपना जी, मतलब ये तो खैर विशाखा गाइडलाइंस हैं, आप अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में है, तो वहां से ये एक्ट इवॉल्व हुआ, पॉश एक्ट। लेकिन क्या होता है, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताती हूँ कि से सपोज एक महिला है, काम कर रहे हैं, तो कोई भी जो उनका मेल कोलीग है, अगर वो आके वो इस तरीके से हाथ भी रख दे एंड शी डजंट वांट इट, शी इज नॉट कंफर्टेबल, सो दिस काउंट्स अंडर पॉश एक्ट। ओके, if you're staring that woman for a longer period and it is making her uncomfortable, जैसे कभी कभी you know chest पे नजर होती है या something like that, कपड़ों पे नजर होती है, and this is making you uncomfortable, you can complain about it. Okay. तो पॉश एक्ट में मतलब रेप का जो वो है, सिर्फ वो नहीं बताया गया, छोटी छोटी चीजें भी जो एक औरत को अनकंफर्टेबल करे और उनकी कॉन्शियस करे कि मेरे साथ गलत है, हुआ है, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट ओके विद दिस जेस्चर, शी कैन कंप्लेन। तो पॉश में क्या होता है ना, वर्क प्लेस पे कमेटी बनती है, 10 से ज्यादा आपके एम्प्लॉयज होने चाहिए, महिला एम्प्लॉय होनी चाहिए पॉश एक्ट के प्रोटोकॉल्स के अनुसार। तो इनकी एक इंटरनल कमेटी बनेगी जहाँ पे कुछ महिलाएं होंगी, कुछ पुरुष होंगे। आपकी कमेटी में टाइम टू टाइम आपकी ट्रेनिंग्स होनी जरूरी है उस वर्क प्लेस की, ठीक है। उस ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा क्या सही है, क्या गलत है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। अब अगर किसी के साथ हो गया तो वो महिला सीधा इस कमेटी में कंप्लेन करेगी, फिर वो कमेटी बैठेगी, ठीक है। अगर वो केस छोटा मोटा है और वहाँ पे कमेटी से वो सॉल्व हो गया तो हो गया, नहीं तो महिला बाहर जाके भी कंप्लेन कर सकती है, ऐसा नहीं है कि वो कमेटी पे भी डिपेंडेंट है। तो कमेटी का अगर से सपोज जजमेंट आ गया कि नहीं ये केस
फ्रिवलेस है, फॉल्स है, हम नहीं इसको एंटरटेन करते, बट एक्चुअली में शी हैज एविडेंसेस एंड शी सेज कि मेरे साथ गलत हुआ है, वो बाहर जाके भी कंप्लेन कर सकते हैं। कमिटी इसलिए बनाई गई ताकि जुडिशरी पे ओवरबर्डन ना जाए। अगर वर्क प्लेस में हम इसे सुलझाया जा सकते हैं, जो भी डैमेजेस हैं, अगर वो बोलते हैं कि आप पे करिए या आप नौकरी छोड़ के जाइए या व्हाटएवर जो भी उनका होता है, या अगर बहुत हीनियस केस है तो फिर पुलिस केस होता ही होता है। तो अगर ये होता है तो जो भी हेड ऑफ द कमिटी है, जो चेयरपर्सन है उसके, वो उनका जो जजमेंट होता है वो आप मतलब उसको पुलिस तक भी लेके जा सकते हैं, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, इफ यू आर नॉट फाइन विद दैट जजमेंट। एंड क्या होता है इसमें ना, एक एक्सटर्नल मेंबर होता है, मतलब जो कमिटी से बाहर का होता है, ऑफिस के बाहर का होता है, वो कोई भी हो सकता है, एडवोकेट हो सकते हैं, कोई नोन पर्सन हो सकते हैं, या इसी फील्ड के हो सकते हैं जो समझते हैं सिचुएशन को, तो उनको भी रखा जाता है ताकि बैलेंस रहे, बायसनेस ना रहे, है ना, कि कभी आप मेल के साथ बायसनेस ना करो, कभी आप फीमेल के साथ बायसनेस ना करो, क्योंकि फेक केसेस भी होते हैं ना बहुत सारे, तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट हाँ सॉल्व हो जाते हैं ये मैटर्स, क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल मैटर्स नहीं होते, लेकिन जहाँ पे चीज़ हाई प्रोफाइल होती है वो बाहर भी जाती है, वो समाज में भी जाती है, आर्बिट्रेशन में भी जाती है, इफ नॉट कोर्ट कचहरी, अब तो आर्बिट्रेशन मीडिएशन सेंटर्स हो गए, वहाँ पे भी जाती है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। ओके, एज यू सेड कि अगर आपको कोई घूर के देख रहा है या कोई टच कर रहा है, तो इस तरीके की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि पॉश के अंदर आती हैं? तो ये सम ऑफ द डेफिनेशंस मैं आपको बता देती हूँ। ये एक तो यही था कि जो भी अनवांटेड जेस्चर है, इफ दैट इज हैपनिंग टू अ फीमेल कोलीग बाय अ मेल कोलीग, that comes under posh. Okay. For example, you are a male colleague, आपने मुझसे पूछा कि let's go for a coffee. Okay. I'm not comfortable. I avoided, so I can't go. Now for 3 months, 4 months in continuation, you are just asking me out. You are just commenting on my clothes. कि अरे you're looking so beautiful in this tight fitted clothes, and you know this color suits you so well. But I am not comfortable with whatever you're doing. भले ही आपका इंटेंशन ना हो, मैं आपको बताती हूँ, मगर ये आपकी बातें मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रही है ना, मैं अपने आप पे वो करने लगी, मैं काम पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, I can complain. Okay. So the smallest of the things which makes me uncomfortable and I don't want it, those are unwanted things and which is a hindrance to my work, I can complain about it. Okay. अब क्या होता है ना, काफी बार होता है कि सर आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी स्वीट, अब भाई तुम्हारे टेक्स्ट मैसेजेस तो कुछ और ही कह रहे हैं, यू वर ट्राइंग टू बी एक्स्ट्रा स्वीट, ये एक सीढ़ी ऊपर स्वीटनेस से, है ना, तो बहुत सारी चीजें यू कैन यूज एज एविडेंस आल्सो। अब तो क्योंकि अब व्हाट्सएप और इन सब का जमाना है, तो इवन द इमोजीज यू कैन यूज दैट एज एविडेंस। Okay. तो देयर वाज दिस काउंसलिंग वी वर डूइंग, तो एक वर्क प्लेस पे ही एक लेडी को उसके मेल कोलीग ने बोला लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, एंड देयर वाज दिस विंक वाला इमोजी, आंख मारने वाला, है ना, एंड देयर वाज जस्ट ड्राइव एंड एक वो कपल वाला इमोजी होता है ना, वो सब था। उसने अवॉइड किया, एक दो बार फिर से आया कि लेट्स गो फॉर अ ड्राइव एंड एवरीथिंग, और उसके साथ ये इमोजीज, तो दीज इमोजीज वो काउंटेड एज Evidence. Okay. Nice. But the question arises कि how she will prove कि उसने मुझे देखा था या मुझे कंटिन्यूसली घूर रहा था, तो वो प्रेजेंट कैसे करेगी उन एविडेंस को? वर्क प्लेस पे एक तो आपके सीसीटीवी कैमरास होते हैं, हाँ. आप उसको एज एविडेंस यूज कर सकते हो। आपने अगर अपने कोलीग को बताया तो आपके कोलीग आपके फेवर में आके आपके लिए विटनेस वो कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, कोई भी इस तरीके की सिचुएशन है, सपोज पार्किंग में मिल गए, ऑफिस में नहीं मिले, तो पार्किंग में कोई तो होगा, गार्ड होगा, सीसीटीवी होगा, गाड़ी के पास कोई ना कोई होगा, किसी ने देखा होगा, कोई भी छोटी छोटी चीजें हैं, आप उनको एज एविडेंस यूज कर सकते हो। एकदम भी नहीं है, लेकिन आपको ये है कि सर ये मुझे इनअप्रोप्रिएटली देखते हैं, आई एम नॉट कंफर्टेबल, यू कैन जस्ट गो एंड कंप्लेन अगेंस्ट दैट पर्सन, उसको वार्निंग मिल सकती है। ओके, ऑब्वियसली एकदम से नहीं होगा उसको, क्योंकि वर्क प्लेस पे है तो किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, समथिंग लाइक दैट, तो आप जो भी चेयरपर्सन है कमेटी के, आप उनको वार्निंग दे सकते हैं कि योर एक्शंस आर नॉट सूटेबल, वी विल नॉट प्रमोट दिस, वी हैव टू स्टॉप दिस इमीडिएटली। इफ ही स्टॉप्स, वेल एंड गुड,
if it doesn't, then she can give it in writing and go ahead with the procedure. ओके, तो इस पॉश एक्ट के अकॉर्डिंग आप मैक्स टू मैक्स जो पनिशमेंट है वो क्या रहती है? Depends, yeah, depends because देखिए अगर रेप जैसी सिचुएशन आ जाती है तो वो तो फिर रेप में ही काउंट होता है. Okay. वो फिर पॉश में काउंट नहीं होगा बिकॉज उसका एक सेंट्रल लॉ बना हुआ है ऑलरेडी. बहुत सी डिपेंड्स, अगर जैसे बहुत ज्यादा बॉडी टचिंग कर ली है ना, या एकदम रेप नहीं हुआ है बट प्राइवेट पार्ट्स टच कर लिए तो जेल हो सकती है. Okay. आपको डैमेजेस पे करने हो सकते हैं. अगर आप सिर्फ चैट्स पे किसी को अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो और बहुत ज्यादा टाइमली ओवर द टाइम आप ओवर द पीरियड आप करा रहे हो, आप पे सिर्फ डैमेजेस भी हो सकते हैं. ओके, एवरीथिंग इन इंडिया डिपेंड्स ऑन केस टू केस. एवरीथिंग, देयर इज नो हार्ड एंड फिक्स रूल फॉर एनीथिंग कि मतलब ये 7 साल लिखें तो ये 7 साल होंगे, ऐसा नहीं होता है. अच्छा, हर केस के अकॉर्डिंगली ही जजमेंट दिया जाता है. ओके. नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैरिटल रेप? Oh my god, this is controversial, but I think maybe future में इसको आना चाहिए. देखिए अरेंज मैरिज कल्चर जो है ना इंडिया में है और भी कंट्रीज में है, बट इंडिया में बहुत पॉपुलर है. अब अरेंज मैरिजेस जिसकी चल गई, बहुत सारे फ्रॉड्स हमने देखे हैं अरेंज मैरिजेस में हो रहे हैं. अरेंज मैरिज का कल्चर यही था कि आप एक लड़का आपको यहाँ से मिल रहा है, से सपोज हिमाचल का एक लड़का है, गुजरात की एक लड़की है, फैमिली की सही सेटिंग हुई, सब कुछ हुआ एंड यू केम टुगेदर. आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी, लेकिन बहुत बार हमने देखा है नानी दादी के टाइम पे तो मतलब जिस दिन शादी है उसी दिन मिलते हैं. तो व्हाट इज दिस? यू आर मीटिंग वन स्ट्रेंजर एंड देन यू आर स्लीपिंग विद दैट स्ट्रेंजर. मे बी आपकी मम्मी ने आपको प्रिपेयर कर दिया हो कि अब तो ये पति है, तुम इसकी पत्नी हो, वो कुछ भी करे, यू नो, स्टफ लाइक दैट. बट देन अल्टीमेटली यू हैव नो कॉन्शियस कि मुझे उसके साथ कैसे रहना है, मेरे को अपने पति के साथ या होने वाले पति के साथ कैसे रहना है. तो अब ये धीरे धीरे बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं. लिव इन रिलेशनशिप का एवोल्यूशन ऐसे ही हो रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे को समझें, पहले फैमिलीज को समझें या एक दूसरे को समझें और उसके बाद साथ में रहें, यू नो. तो इसलिए एवोल्यूशन है मैरिजेस में. तो मैरिजेस तो आर लाइक वेरी, अब ओपन मैरिजेस का कल्चर आ गया है. ओपन मैरिजेस इज से सपोज यू एंड मी आर मैरिड बट यू आर हैविंग एन अफेयर आउटसाइड and you are free to do. We are free to do anything, but as society we are a couple, so we are in marital conditions, we are having kids also, but then we have a different lives, और उसमें कोई interfere नहीं करता. You have your n number of girlfriends. Is this legal? It is not illegal. Okay. There's a difference. So it is not illegal. Why I'm saying this? Because बहुत सारी चीजें हो जाती हैं सब में. देखो अब क्या हुआ, say suppose we are together, हमारी जोर जबरदस्ती से शादी हो गई, but you were in love with some other woman, say suppose you are a man and you love some other woman, आप जोर जबरदस्ती से मेरे साथ हो, आप मेरी लाइफ भी खराब कर रहे हो, आप उसकी लाइफ भी खराब कर रहे हो. कभी कभी ऐसा होता है इमोशनली हम दूसरे बंदे को नहीं छोड़ पाते हैं, बट देन एज फैमिली हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती है. तो शादी ना तोड़ने के चलते हम इस तरीके के एक सिचुएशन में आ जाते हैं, है ना. अब क्या है कि एक जो वुमेन है या जो एक मैन है शादीशुदा है, बट वो मैन जाके दूसरी महिला के साथ लिव इन में रह भी सकता है. Okay. Yes, because then he's coming into a live-in situation. He is not marrying that person, number one. Number two, उसने अपने बच्चों को छोड़ा नहीं है. The situation I'm just saying. Number three, if I am okay as a wife, then there is nobody to fight for me. मतलब मैं तो ठीक हूँ ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो कहीं पे भी जाके सोए. You getting my point? I am earning myself, या मेरे को वो पैसे देता रहता है. I am happy, I have this society, I have this name, I have everything. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. उस बंदे की लाइफ उस औरत के साथ सेटल है, but as a society we are together. Okay. So in this situation also, मॉरली सोशली आप जो भी कहते रहो, मगर कानून ने इसको ऐसा नहीं कहा है कि ये इलीगल एक्टिविटी. इलीगल क्या हुआ, बायगैमी इलीगल हुई. कि अगर उसने 2 शादियां कर ली, दैट इज इलीगल. पॉलीगैमी इलीगल हुई, ठीक है, ये इलीगल है. लेकिन
if you're having an affair or you're staying in live-in or whatever, that's not illegal. The wife can have divorce on these basis, और फिर alimony का system और वो सब आ जाता है, but as such there is no illegality. Why also? Culturally अगर आप देखो ना, हमेशा से एक मर्द की काफी सारी औरतें रही हैं, राजे महाराजे हो गए, एंड इनफैक्ट बहुत सारे नेता हो गए. वी सी सच सिचुएशंस जहाँ पे होते हैं, और बहुत लोग तो शादियां करके रखते हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, जो कर रहा है वो कर रहा है. अब इसमें वही सिचुएशन आ जाती है ना, इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करता कि आपने 2 शादियां क्यों की. इसमें या तो वाइफ को आवाज उठानी है कि मेरे साथ गलत हुआ है. अब अगर वही ओके है तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि ये एक पर्सनल मैटर आ जाता है, एक पर्सनल लॉ में आ जाता है ये. ठीक है. तो सिमिलरली क्या होता है कि अच्छा, अब लिव इन में जो बच्चा आया के साथ अफेयर है, उसका बच्चा हुआ, बट दैट बच्चा इज आल्सो अ लेजिटिमेट बच्चा इन लॉज. कानून में कभी भी किसी भी बच्चे को इलेजिटिमेट नहीं माना गया है. उसके भी इक्वल राइट्स ही हो जाएंगे. अगर प्रॉपर्टी की बात है, पैसे की बात हुई, तो इक्वल राइट्स हो जाएंगे. हाँ, काफी बार ऐसा होता है सपना जी कि देखिए, से सपोज अ कपल गॉट मैरिड एंड किसी कारणवश महिला बच्चे नहीं पैदा कर सकती. तो बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है कि मर्द दूसरी जगह जाके दे गेट इन्वॉल्व्ड इंटेंशनली ऑल्सो एंड अनइंटेंशनली ऑल्सो. पहले क्या होता था, हाउस होल्ड में खैर छुपाने वाली बात हो जाती है कि कभी से सपोज एक मर्द है, कभी अपनी देवरानी के साथ बच्चा कर लिया बिकॉज उसकी वाइफ नहीं बच्चे पैदा कर सकती. होता है, फैमिलीज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं. क्राइम पेट्रोल देखना बट ये चीजें सही हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ मनगढ़ंत बनाए जाते हैं. हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत सारे कल्चरल चीजें हैं यहाँ पे. बाहर जाने से अच्छा है ना कि घर का बच्चा घर पे रहे. यू गेटिंग माय पॉइंट. सरोगेसी कहाँ से आया? सरोगेसी अब बहुत ज्यादा कमर्शलाइज हो गया है, कुछ हो गया. पहले क्या था कि दूसरी महिला के साथ अफेयर था, या आप खुद ही जाके सो रहे हो उसके साथ एंड देन यू आर हैविंग अ बेबी. अब थिंग्स आर डिफरेंट कि यू कैन गो फॉर IVF, अपने एग्स उस महिला के अंदर और वैसे प्रोड्यूस कर सकते हो. लेकिन मेन यूज्ड टू हैव अफेयर पहले, है ना. होने को अभी भी हो रहा होगा, कौन जाके चेक कर रहे हैं. तो इसलिए ये जो सेकंड अफेयर वाला या इस तरीके का जो है ना, ये इलीगल नहीं है. Even if you think you don't have understanding with your husband and your husband is forcing himself on you, you can seek for divorce for sure. But अगर emotional connect नहीं है और आपको लगता है कि मैं इस आदमी के साथ ज़्यादा खुश हूँ, you can go for it. I mean, nobody is there to stop you. तो मैम जैसे कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर रेप हो चुका है, उसके बाद एविडेंस में भी एक बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है लेकिन है, काफ़ी टाइम पहले का भी एक केस रहा है जिसमें ऐसा हुआ है कि पूरा केस हरियाणा का कोई केस था जिसमें हरियाणा के लड़कों ने एक लड़की को उठा लिया, दे रेप्ड हर, एंड उसके बाद जब सब कुछ केस सॉल्व हो गया, लास्ट में कोर्ट ने उस पूरे केस को डिसमिस किया सिर्फ इस बेसिस पे कि जिस कार में वो एक्चुअल में हैपनिंग हुई है, उस कार को पुलिस ने सीज नहीं किया. तो ये इस तरीके के कुछ लूप होल्स होते हैं जिसकी वजह से पूरा केस खराब हो गया, जबकि वो पूरा केस में जो विक्टिम था वो अच्छे से, मतलब सब कुछ हो गया था, खत्म हो गया था. एट द एंड ये पनिशमेंट के टाइम पर था, वो एट द एंड लास्ट तक पहुंच चुका था केस. तब ऐसी चीज़ें हो जाना, तो ऐसे कौन से लूप होल्स हैं जिनको आप एज अ लॉयर बताएंगे कि हाँ ये आप प्लीज़ ध्यान में रखिए, या आप अवेयर रहिए, ताकि आपका अगर कोई केस है, अनफॉर्चुनेटली किसी का ना हो, बट जिसका अगर हो रहा है तो वो याद रखे कि हाँ अगर मैं ये चीज़ें देखूं तो मैं ये बोल सकूं पुलिस को भी कि आप ये मत भूलिए, इसकी वजह से मेरा केस खराब हो जाएगा. बिल्कुल सपना जी. एक टाइटल है कानून के बारे में, बोला जाता है कि कानून अंधा है. वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि पूरी जो स्ट्रक्चर है ना जुडिशरी की, वो एविडेंस पे टिकी हुई है. पूरी स्ट्रक्चर. और एविडेंस क्या है कि दीज आर योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग सिचुएशंस जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाती है. अब क्या हुआ, एविडेंस का एवोल्यूशन ऐसे ही हुआ ना कि मतलब लोग आके कहते थे कि हमारे साथ बुरा हुआ, लेकिन हम कैसे माने, क्या पता आप किसी को फंसा रहे हो, है ना. तो इसीलिए एविडेंस इज द कोर ऑफ एनी जस्टिस सिस्टम. ठीक है. तो आपने जिस केस का मेंशन किया, मुझे इस केस के बारे में नहीं पता, बट डेफिनेटली इस तरीके के केसेस होते आ रहे हैं. अब इसमें क्या होता है ना, काफ़ी बार पैसे लेन देन करके छुपा दिया जाता है, काफ़ी बार पुलिस वाले मिले हुए होते हैं, काफ़ी बार
जो भी विटनेसेस होते हैं उनको पैसे दे के चुप करा दिया जाता है। होती हैं ऐसी अनफॉर्चुनेट चीज़ें, मैं सिर्फ इंडिया में नहीं कहूँगी, पूरे वर्ल्ड में हो रही हैं इस तरीके की चीज़ें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक एग्जाम्पल से, अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है या हमारे जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है तो उसको छुपा दे। यू नेवर नो कि किस केस में क्या निकल के आ जाए सामने, ठीक है। तो लूपहोल्स की जब आप बात करते हैं ना, तो एविडेंस कलेक्शन का काम किसका होता है? पुलिस का काम होता है। एंड पुलिस को ही इंश्योर करना पड़ता है कि A to Z चीजें क्राइम सीन से आके एज एविडेंस इकट्ठी हो, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि मर्डर और रेप की बात है, ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, बट आप ये समझिए, से सपोज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, छोटा सा सिविल केस है, उसमें भी एविडेंस लगेगा आपका, है ना। अब बोले आदमी की नहीं, मैंने तो किया ही नहीं, साइन ही नहीं किया, ठीक है, आपके सीसीटीवी नहीं लगे, लेकिन आपके बगल वाली शॉप के सीसीटीवी लगे थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया कि ये आदमी आया था, तो मतलब इसने साइन किया हो सकता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। तो एविडेंस इस तरीके से इम्पोर्टेंट है कि वो एक लाइफ को बना भी सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है ना। अब पुलिस का इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है इन सारी चीज़ों में, एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत केसेस में हमने देखा है कि पुलिस वालों की इतनी बड़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस होती है किसी भी केस को लेके, कि बड़े से बड़ा केस ख़त्म हो जाता है। कभी वो टाइम रिकॉर्ड नहीं करते, कभी फॉरेंसिक में टाइम से नहीं बेचते, फॉर वट एवर रीजन्स, मे बी नोइंगली मे बी अननोइंगली, है ना। कभी फिंगरप्रिंट्स नहीं इकट्ठे करे, कभी आसपास लोगों से नहीं पूछा, कुछ भी, मैं बोलती हूँ कुछ भी आप देखो तो सी आई अंडरस्टैंड दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, और उनसे भी गलतियां हो सकती हैं या कुछ भी है, मगर इसकी वजह से किसी का भी एक केस है ना वो बहुत वीक हो जाता है, बिकॉज हम प्रूफ ही नहीं कर पाते ना फिर कि ये हुआ है, कैसे हुआ है, क्या किस बेसिस पे प्रूव करें। सिर्फ जुडिशरी हमारे रोने धोने से तो मानेगी नहीं, हमें तो बताना पड़ेगा कि सर ऐसा ऐसा था, अच्छा ये नहीं था, तो हाँ यहाँ से एविडेंस इकट्ठा कर लेते हैं। बस वाला है, ठीक है, बस का नंबर चेंज कर लेते हैं, उसमें रेप कर देते हैं लोगों का, फिर नंबर हटा देते हैं, ठीक है, कि सर ये वाली बस तो थी नहीं, बट बॉडी स्ट्रक्चर तो बस का वही है ना, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा मिलेगा कि बस तो यही थी, और कहाँ नंबर चेंज किया, इस हाईवे पे से सपोज NH 70 पे बस का नंबर ये, और 72 पे जब वो निकली तो उस बस का नंबर ये हो गया, ऐसे कैसे हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर तो सेम है। तो ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली अंधी है, जुडिशरी एविडेंस पे चलती है फॉर श्योर, बट हाउ यू प्रेजेंट योर एविडेंस और एविडेंस कलेक्शन इज द मेन थिंग, है ना। किसी भी केस के लिए, मैं सिर्फ बड़े बड़े मर्डर और रेप जैसे केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं छोटे से छोटे का कर रही हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ ना, नए कानून जब से आए तो पुलिस अथॉरिटी के ऊपर भी एंड सारे जो अपना एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है इनके ऊपर स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हो गए, और ये कानून में भी आ गया कि अब आपको जो भी एविडेंस करना है, आप चाहे से सपोज दिस इज अ क्राइम सीन एंड पुलिस इज एंटरिंग, तो द मोमेंट दे आर एंटरिंग दे हैव टू ओपन देयर कैमरा, हर चीज रिकॉर्ड होगी, अब हर चीज रिकॉर्ड होगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी हर चीज, और हर रिकॉर्डिंग एविडेंस की तरह एक फाइल्स में उसको रखा जाएगा, उसकी कॉपीज बन सकती है। तो क्या होता है ना, जैसे मैं अपने जहाँ पे भी टॉक देती हूँ मैं बताती हूँ कि से सपोज आपके सामने एक झगड़ा हो रहा है, यू डोंट इंटरफेयर इन दैट झगड़ा, जस्ट ओपन योर कैमरा, just open your camera, and if you are a responsible citizen you will give that information to the police, या किसी को भी अगर केस आगे जाता है तो आप उसको देते हो, लेकिन मैं तो बोलूंगी कि आप मत पड़ो पछड़े में, प्रैक्टिकली आई विल से कि आप मत पड़ो पछड़े में, लेकिन अपना कैमरा ऑन कर दो, एटलीस्ट वो डायरेक्ट एविडेंस क्रिएट करता है, ठीक है। आपके जितने भी पेपर वर्क होते हैं या आपके आईडी होते हैं या आपके जितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दीज आर योर डायरेक्ट एविडेंसेस, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली किसी भी चीज़ के लिए लाइबल या अनलाइबल बताते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कोई कंपनी है, भाई अब आप इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे हो, कोई भी चीज़ का आप सप्लाई कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आपका तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, आपने तो गवर्नमेंट के साथ धोखा किया है, सो पेपर वर्क एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो दे आर काउंटेड अंडर एज एविडेंसेस।
फिंगरप्रिंट्स और ये सारी चीज़ें तो आती ही आती हैं, मतलब बैंक के काफ़ी केसेस में देखा जाता है, पेन से सिग्नेचर किए तो पेन से आप फिंगरप्रिंट्स ले लिए और समथिंग लाइक दैट। इतना हाई प्रोफाइल काफ़ी चीज़ों में होता है, काफ़ी में नहीं होता है। सीबीआई का जो डायरेक्शन होते हैं वो बहुत माइन्यूटली देखते हैं एविडेंसेस के टाइम पे, जबकि पुलिस बहुत बार नेग्लिजेंस कर देती है। अच्छा, पुलिस का इशू ये होता है ना कि उनके ऊपर बहुत दबाव होता है कि वो दिखाएं कि हमारे केस में तो केस ही नहीं आया, हमारे एरिया में तो केस ही नहीं आया, है ना। तो वो उस दबाव के चलते ना काफ़ी बार एफआईआर लेती ही नहीं है, रजिस्टर ही नहीं करती है, ये फैक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअली में जो विक्टिम होता है ना वो दब जाता है, बट फिर जुडिशरी में उसका भी उपाय है, आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, यू डोंट हैव टू गो टू द पुलिस दैट वे। मजिस्ट्रेट के पास से ऑर्डर्स लेके आओ, मजिस्ट्रेट जब बोलेगा पुलिस वालों को कार्रवाई करने के लिए, उन्हें तो करना ही पड़ेगा। प्रोसीजर हर चीज़ का है, टेक्निकल प्रोसीजर इट्स बेटर ना कि अगर आप ज़्यादा केसेस जहाँ आते हैं उनको अवॉइड करें, कि आपने बहुत अच्छे केसेस और जेन्युइन केसेस लेकर आए हैं। हाँ। तो एक बेटर सोल्यूशन है कि हर जो पुलिस का थाना है, जितनी भी जो कचहरी है, वहाँ पे ये होगा कि हाँ अब हमारे यहाँ से अच्छे केसेस आए तो आपको अवार्ड मिल रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। आई थिंक सो ये होता होगा, बिकॉज एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ आपने केस को कैसे सॉल्व किया, कैसे आपने देखा कि इतना बड़ा केस था। अब से सपोज निठारी का केस था, तो उसमें भी क्या हुआ ना कि जो एसआई थी वो निग्लेक्ट कर रही थी केसेस को कि होता होगा, और निठारी इतना ज्यादा हीनियस हो गया था कि अगर उस रोड से कोई बच्ची या बच्चा जा रहा है ना, वॉक करते हुए भी जा रहा है, वो गायब हो जाता था। Nobody was addressing that situation. And generally ये बच्चे बहुत लोअर लेवल के बच्चे होते थे, या इस्लाम एरिया के बच्चे होते थे, तो लगता था भाग गया होगा। You know that situation is very critical कि अगर आपके पास कोई आ रहा है शिकायत लेके, आप दर्ज नहीं कर रहे हो ना, तो एक बड़ी प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हो, और फिर वो आपके ऊपर आएगी, फिर क्या सस्पेंड हो जाओगे, बैठे रहो। इससे अच्छा है कि ड्यूटी परफॉर्म कर लो आप अपनी, है ना, क्योंकि सस्पेंशन तो बहुत होते हैं और सीधा डायरेक्ट कोर्ट से ऑर्डर्स आ जाते हैं सस्पेंशन के। जब उन्हें लगे कि हाँ आपने इस केस में बहुत नेग्लिजेंस दिखाई है, सीधा सस्पेंशन हो जाता है। इसलिए मैं किसी को भी बोलूँगी, अगर आपके साथ भी सिचुएशन हुई है, आप अपना रिकॉर्डर ऑन रखो, आप अपना वीडियो रिकॉर्डर ऑन रखो। फोन से अच्छा आज के टाइम पे एविडेंस कलेक्शन कहीं पे भी नहीं हो सकता, है ना। अपना सीसीटीवी लगाओ, घर पे लगाओ, और इनफैक्ट अगर बुजुर्ग लोग रहते हैं घर पे, प्लीज सीसीटीवी लगाइए। अकेली महिलाएं रहती हैं, प्लीज सीसीटीवी लगाइए। मत सोचिए कि नहीं हमारे क्षेत्र में तो कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग वाली चीजें हैं बहुत ज्यादा एडमिसिबल होती है कानून में। अभी आपने हाल ही में एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट भी की है जिसका नाम है अ गलती अ लाइफ टाइम रिग्रेट। एक गलती अ लाइफ टाइम रिग्रेट। एक गलती एक अ लाइफ टाइम रिग्रेट। ओके, तो जो ये पूरी शॉर्ट फिल्म है ये चाइल्ड अब्यूज पर है। Correct. जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर वो चाहे घर में हो, खुद के मामा चाचा स्टेप फादर किसी के भी थ्रू हो, ब्रदर अंकल, तो ये बहुत ज्यादा घर में भी बढ़ गया है। और अगर बाहर जाते हैं स्कूल की प्रेमिसेस में भी ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। कई केसेस आते हैं जहाँ प्रिंसिपल कोई टीचर है, ट्यूशन टीचर है, तो कभी नेबर है, तो ऐसे केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। तो आपकी शॉर्ट फिल्म पहले तो ये बताइए कि क्या दिखा रही है। थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन सपना जी। शॉर्ट फिल्म मेरी ये दिखा रही है कि किस तरीके से एक बच्चे की लाइफ में उसके पेरेंट्स का रोल होता है, चाहे वो सिंगल मदर हो, चाहे वो दोनों पेरेंट्स हो, चाहे वो फैमिली हो। कभी कभी बच्चे अपने गार्जियन के साथ रहते हैं, पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं। तो कोई भी जो उस बच्चे की देखभाल कर रहा है उसका उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, नंबर 1। नंबर 2, दिखाया गया है कि लॉ जो है जिससे लोग डरते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर और ये सब, लॉ बनाया ही आपकी प्रोटेक्शन के लिए गया है ना। आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी इंसान अगर इस धरती पे आता है उसी टाइम से उसकी प्रोटेक्शन शुरू हो जाती है कानून की नजर में। आपका पहली प्रोटेक्शन क्या है, आपकी एग्जिस्टेंस क्या दिखाता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, कि लीगली दिस पर्सन हैज टेकन बर्थ, यू नो, एंड टिल डेथ आपका जो डेथ सर्टिफिकेट होता है, दैट इज एवरीथिंग इन बिटवीन इज लीगल।
लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग। तो कानून से आप डरिए मत कि कोर्ट कचहरी और ये सब, नहीं, वो आपकी सबसे पहले जो उसकी प्रायोरिटी है वो आपकी प्रोटेक्शन है, किसी भी सिटीजन की प्रोटेक्शन है, चाहे वो गवर्नमेंट से क्यों ना हो, है ना, या आपस में क्यों ना हो, कम्युनिटी से क्यों ना हो, प्रोटेक्शन है। तो इसलिए हमने इस मूवी में यही दिखाया कि किस तरीके से कानून एक रक्षक है, लेकिन आप उसका कितना फायदा उठाते हैं, दैट इज योर इंडिविजुअल परसेप्शन। ठीक है, कानून तो लगा पड़ा है कि ठीक है इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दो, आप खुद ही नहीं चाह रहे, या आप एक शॉर्ट फॉर्म में उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, इजी मनी के थ्रू सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो हमने इस तरीके से मूवी में ये दिखाया है गया है। दूसरा, एक बच्चे की साइकोलॉजी दिखाई गई है कि अगर उसके साथ गलत होता है तो उस पे एज बच्चा क्या बीतती है। there's a burden, there's a stone on that kid's heart. वो हमेशा वो स्टोन रहता है कि लाइफ लॉन्ग रहता है, निकालना बहुत मुश्किल है। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स होती हैं, इमोशनल ट्रेनिंग्स होती हैं बच्चों की, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है काफी बार। और फिर ना उस बच्चे का वो परसेप्शन बन जाता है लाइफ में कि शायद कोई भी मेरे पास आ रहा है, मेरे साथ गलत करने आ रहा है। यू नो, एक नेचुरल परसेप्शन बन जाता है, बच्चा डिफेंसिव मोड में चला जाता है। तो हमारी मूवी भी इट इज एक्चुअली अ रियल केस, एक रियल केस था, बट हमने उसको थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में दिखाया है, एंड एक ट्विस्टेड एंड में दिखाया है। इट्स अ वेरी गुड मूवी, एंड इन्विटेशनली अभी हम इसको दिखा रहे हैं बिकॉज दिस इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, दिस इज फॉर एजुकेशन। तो कोई भी स्कूल या कॉलेजेस में अगर हम दिखाते हैं तो इन्विटेशनल बेसिस पे दिखाते हैं। इट्स अ वेरी गुड लर्निंग प्रोसीजर। उसके बाद मेरी एक स्पीच भी है लॉ को लेके, which is itself a lecture। अगर किसी को भी वो मूवी देखनी है तो हम इन्विटेशनल बेसिस पे रेडी हैं दिखाने के लिए। ओके, तो अब जहाँ आपने चाइल्ड अब्यूज़ की बात की है, तो चाइल्ड अब्यूज़ बहुत ज़्यादा उसमें मतलब मात्रा में ही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो उसके लिए क्या लॉज हैं? पॉक्सो तो एक पनिशमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन एक बच्चे की मेंटालिटी को बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। फिर वो चाहे आज एक छोटा बच्चा है, उसके साथ कुछ हुआ और आज से वो 3 साल या 4 साल 5, जब उसको समझ आ रहा है तब उसे पता चल रहा है कि यार मेरे को इस साइड पर मैं यहाँ हूँ, तो उसकी एक कंडीशन होती है, शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए, जिसे हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी बोलेंगे, तो उस चीज़ के लिए लॉ किस तरीके से काम कर रहा है और लॉ में क्या पनिशमेंट्स हैं, क्या ऐसे सेक्शंस हैं जिनसे आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। और पेरेंट्स के लिए स्पेशली मैं आपको चाहूँगी कि आप बताएं कि किस तरह की गाइडलाइंस हैं और उन्हें क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए। वेरी गुड। तो सपना जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि चाइल्ड रिलेटेड जो भी क्राइम्स है ना, बहुत टाइम से सोसाइटी में, ऐसे नहीं है कि कुछ नया आया है ट्रेंड के साथ आया, नहीं, हमेशा से है। शायद हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से भी पहले से ये चल रहा था। क्यों? एक तो बच्चे बहुत ज्यादा सॉफ्ट टारगेट की तरह देखे जाते हैं, उनको डराया धमकाया जा सकता है, उनको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, चॉकलेट दे के बच्चों के साथ रेप होते हैं, है ना, ल्योर अप किया जा सकता है बच्चों को कि चलो चलो हम ये करेंगे, कपड़े चेंज कराने के बहाने उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच करना, और इन सब बहुत बहुत ज्यादा कॉमन चीज हो गई थी। बट क्या हुआ ना, जब धीरे धीरे हमने देखा कि हीनियस चीजें होने लगी बच्चों के लिए, और तब जब सोसाइटी के सामने ये आने लगा थ्रू मीडिया, ऑफ कोर्स, जब सोसाइटी के सामने ये सब चीजें आने लगी एंड केस लॉज ऐसे आने लगे, तब पता चला कि यार कानून तो है ही नहीं बच्चों के रखवाली के लिए, क्या करेंगे। तब पॉक्सो आया, और पॉक्सो में क्या है ना कि बोथ मेल एंड फीमेल किड्स के बारे में किया जाता है, क्योंकि बच्चे की तरह उसको लिया जाता है एज एंटिटी, एक बच्चा है ना। और जो भी क्राइम करने वाला है वो फिर देख नहीं रहा कि जेंडर क्या है, वो कर रहा है ना। तो पॉक्सो एक बहुत ही सुंदर कानून है, और पॉक्सो के साथ ये चीज है सपना जी, अगर किसी पे पॉक्सो लग गया ना तो बड़े से बड़ा इंसान घबराता है कि पॉक्सो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पॉक्सो मतलब एक तो शर्मिंदगी वाली बात कि बच्चे के साथ बुरा किया है, दूसरा पॉक्सो में इमीडिएटली एक्शंस होते हैं। इमीडिएटली एफआईआर हुई, इमीडिएट आप उसको आप ले नहीं सकते वापस, या स्टेट की वो एक लाइबिलिटी बन जाता है कि बच्चा है तो हर पावर उसको इंसाफ दिलवाएगी। तो उस लेवल का कानून बना है पॉक्सो, और बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जुडिशरी बहुत स्ट्रिक्ट है एंड एग्जीक्यूटिव बहुत स्ट्रिक्ट है इनके मामले में कि बच्चों के खिलाफ तो कुछ होने नहीं चाहिए। इसलिए अब धीरे धीरे क्या होता है कि हम स्कूल्स में देखते हैं कि
आपका पॉक्सो की ट्रेनिंग्स होती है ना, गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग होती है, शायद हमारे टाइम पे तो थी नहीं, है ना। ये अब आई है क्योंकि कानून अब इतना स्ट्रिक्ट हो गया है। अब कमिटीज बैठती हैं कि आपने कराया कि नहीं, आपका बच्चा कितना जानता है कितना नहीं जानता। लेकिन ये तो रही उन प्रिविलेज बच्चों की बातें जो स्कूल जाते हैं, बट जस्ट इमेजिन सपना जी, जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, जो एक्चुअली में जो शायद एक टी शर्ट पहन के घूमते रहते हैं, उनके साथ कोई भी आके खिलवाड़ करके कुछ भी कर सकता है। ऐसी स्लम एरिया में कोई बच्चे थे, कोई एक 18-19 साल का लड़का था, उसने बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स टच करते हुए वीडियो बना ली और पॉर्न साइट्स पे बेच दी। अब वो तो लड़का अनएम्प्लॉयड था, उससे तो उसका पैसा जनरेट हो गया ना। बट आप ये देखो ना कि कितना मुश्किल हो जाता होगा इस तरीके के केसेस को सबसे पहले फिगर आउट करना, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा स्लम एरिया है, इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है स्लम की। तो और स्लम ही नहीं, मैं तो लोअर मिडिल क्लास भी बोलूंगी, मैं तो मिडिल क्लास में तो हायर क्लास भी बोलूंगी कि इस तरीके की सिचुएशन होती है हर जगह। तो इस तरीके से पोर्नोग्राफी करके उसको बेच दिया गया, डार्क वेब पे बेच दिया गया। तो डार्क वेब पे इसको बेचना, और किसी भी पॉर्न साइट में तो क्या है ना, आप अपनी आईडी बनाओ और उस पर डाल दो, यूनानिमस सी आईडी होती है कि आप बना के उसमें डाल दीजिए, कोई नहीं देख रहा किसने करा। बट अब साइबर सिचुएशन में भी अगर आप आ गए तब भी आपको पनिशमेंट मिलेगी, चाइल्ड के साथ अब्यूज किया आपको तब भी पनिशमेंट मिलेगी, आपने स्टेट के साथ खिलवाड़ किया है क्योंकि बच्चे की रक्षा नहीं करी है, आपको तब भी पनिशमेंट मिलेगी। तो बच्चों के खिलाफ अब जब भी जो भी चीजें हो रही है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है इसके लिए मामला। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में भी उन्होंने बताया गया कि पॉक्सो के अंदर वो भी गिना जाएगा अगर आपने कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करी है, यू विल बी लायबल। अगर वो आपने किसी को शेयर करी है, यू विल बी लायबल। क्यों? क्योंकि आपने एज अ गुड सिटीजन उसको बताया नहीं कि इस तरीके की चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज देयर ऑन द नेट। नंबर 1, बच्चों के साथ खिलवाड़ तो मतलब अब ले ही नहीं सकता इंडिया। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। बट हो रहा है, काफी हो रहा है। बट अब लोग बहुत जागरूक भी हो रहे हैं, और जो मेरी जो मूवी बनी है, शॉर्ट फिल्म बनी है, उसके थ्रू भी हम यही बताना चाहते हैं कि प्लीज आप बच्चे के साथ आप बैठो, उसको समझो, उसकी बात तो सुनो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कभी कभी बच्चा बोलता है कि मैम, सॉरी, मदर से अगर बात करता है कि मेरी मैम ने मुझे मारा, ठीक है मारा तो कहाँ मारा, कि पहले तो मुझे गाल पे मारी थी, फिर उसने मेरे बम पे मारा। तो which is wrong, आप ठीक है, आप you're not going to the extent of rape, but then you're exploiting a child emotionally, mentally. So you have to be very careful because they are the future generation. अगर उनके दिल में वो दबाव रहेगा, वो एक डिप्रेशन रहेगा, तो आगे जाके हमारी जनरेशन क्या रहेगी? हॉलो जनरेशन है, देश कौन संभालेगा? तो इसके लिए हम जितने भी जुडिशरी जितने भी चीज़ें कर रही है बच्चों के वेलफेयर के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं, इमोशनल ट्रीटमेंट्स हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स तो हैं ही, पेरेंट्स को गाइडेंस दी जाती है, मीडिएशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारी ऑडियंस को बहुत सारा और बहुत इन्फॉर्मेटिव कुछ दिया है। आज बहुत सारा नॉलेज शेयर किया है। जिस तरह की आपकी शॉर्ट फिल्म है, और मुझे लगता है विमेन के अगेंस्ट जितने भी केसेस हैं उन केसेस में भी आई होप लोगों को थोड़ा समझ आएगा कि आपको सिर्फ किसी का रेप करना ही पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होता। अगर आप किसी की परमिशन के बिना देखे और छू भी रहे हैं तो वो भी पनिशेबल है लॉ में। कंक्लूड करते हुए मैं एक चीज़ बोलूँगी सपना जी, कि कोई भी कंप्लेन दर्ज कराने से आप डरो मत। प्लीज, आप समझ नहीं रहे हो कि आप कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हो सोसाइटी में। सबसे पहले तो अगर आप कंप्लेन दर्ज करा रहे हो, छोटे सा बस टाइम में, तो आप ये बता रहे हैं कि आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास एक्चुअली में इस तरीके की घटना हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, आप एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स को आप एक्चुअली बता पा रहे हो कि बिकॉज चाइल्ड अब्यूज है, इस तरीके की छोटी मोटी चीजें ना दर्ज ही नहीं की जाती हैं, तो हमारे सामने आते ही नहीं आंकड़े कि अरे ये तो एक केस आ गया, नहीं, ये तो 20,000 30,000 की संख्या में। इसलिए आप कंप्लेन प्लीज कराइए, एंड ये मत सोचिए कि नहीं कुछ नहीं होगा, पैसे ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्मों में जो दिखाया जाता है ऐसे जुडिशरी नहीं चलती है। आप प्लीज कंप्लेन करिए, नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, साइबर के लिए ऑनलाइन पोर्टल है, विमेन के लिए ऑनलाइन पोर्टल है, आप प्लीज वहाँ पे कंप्लेन करिए, अपनी आवाज उठाइए, एंड प्लीज हैव दैट विल पावर कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उसके लिए फाइट करने के लिए रेडी हैं। थैंक यू सो मच।